राष्ट्रीय सेवा भारती एवं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 100वीं वेबिनार में मैं डॉक्टर कृपा शंकर चौबे, सचिव चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शतक अर्थात जादुई आंकड़ा। जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आज हम एक विश्व कीर्तिमान बनाने की तरफ अग्रसर हैं। लगातार 100 सप्ताह तक बालकों से जुड़े विषय पर आज तक किसी भी संस्था ने इतनी बड़ी वेबिनार की श्रृंखला आयोजित नहीं की है। संभवतः ये अपने आप में अनूठा प्रयास है जो कि आपके सहयोग से चाइल्ड कंजर्वेशन की टीम ने कर दिखाया है। आज चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया भारत के 25 राज्यों में, महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता या केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारी इकाइयां 25 राज्यों में हैं। लगभग 230 वक्ताओं ने 210 विषयों पर अपनी बात रखी है। 6800 प्रतिभागियों ने गूगल मीट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा लाखों लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया पर जुड़कर बालकों से संबंधित विषयों पर अपने ज्ञान को बढ़ाया है और अपनी समझ को विकसित किया है। बालकों के हित में और अधिक तरीके से काम करने में सक्षम हो पाए हैं। आज तक हमने जिन प्रमुख कानूनों पर चर्चा किया है, समय समय पर हम विषयों के साथ साथ कानूनी विषयों पर भी बातचीत करते रहे हैं। जो प्रमुख कानून जिन पे हमने विशेषज्ञों की सहायता से चर्चा की है, भारत का संविधान, जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, चाइल्ड बैगिंग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, साइबर एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ये प्रमुख एक्ट हैं जिन पर विशेषज्ञों के माध्यम से हमने चर्चाएं की हैं। हमारे वक्ताओं में माननीय सांसद, माननीय प्रतिनिधि एवं उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश महोदय, विभिन्न जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त एवं वर्तमान न्यायाधीश, वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्तागण शामिल रहे हैं। यह वो समृद्ध पैनल है जो पिछले 100 सप्ताह से बालकों से जुड़े विषयों पर हम सबका मार्गदर्शन करता आया है, हम सबकी समझ को विकसित करने का प्रयत्न करता आया है। सीसीएफ ने लगभग 7 वेबिनार्स में अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं को जोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्पेन, साउथ अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया से जुड़कर विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर भारतीय पक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिससे बाल हित में कार्य करने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं भारतीय कानूनों को सापेक्षता के दृष्टिकोण से समझने में महत्वपूर्ण मदद प्राप्त हुई है। बालकों से संबंधित विविध समसामयिक विषय जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालकों को प्रभावित करते आए हैं, हम उन विषयों पर लगातार चर्चा करते आए हैं। बालिकाओं की विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, या भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों का पुनर्वास कैसे होना चाहिए, या नशे के शिकार बच्चों को सामाजिक रूप से किस तरह से पुनर्वास करना चाहिए, इन सारे विषयों पर हम समय समय पर उन बस्तियों में जाकर के आंकड़े इकट्ठे करते रहे हैं और उन आंकड़ों के माध्यम से सरकार के समक्ष हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते आ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी की लगातार मेहनत, लगातार कोशिशों की वजह से हमने सरकार के समक्ष एक मांग रखी थी जो मध्य प्रदेश शासन ने इस वर्ष मान ली है। बालकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक अलग बजट की घोषणा की है। हमारी इस मांग को स्वीकार करने के लिए हम मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद भी अदा करते हैं एवं इस तरह के विषयों पर हमारी बात माने जाने से जो प्रोत्साहन मिलता है, तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की टीम सतत इन विषयों पर काम करने के लिए और अधिक सुचारू रूप से ऊर्जावान होकर काम करती है। 100वें वेबिनार में जितने भी सहभागी, जो भी विशेषज्ञ अभी आज तक हमसे जुड़े हैं, मैं उन सभी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। 100वां वेबिनार हमारी सुदीर्घ यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। आज कुछ देर ठहर कर हम इसका उत्साह मनाएं और फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक जाना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हमारी मंजिल, निरंतर हम उस मंजिल को प्राप्त करते रहें, इस उद्देश्य के साथ चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन लगातार विषयों को उठाता रहेगा। आज के विषय की वक्ता के रूप में आदरणीय दीदी, भोपाल की लोकप्रिय सांसद
प्रज्ञा दीदी जुड़ चुकी हैं। दीदी से अनुरोध है कि आप अपनी बात रखें। दीदी का जो विषय है बालकों के विकास में, बालकों के उद्धार में संस्कृति की भूमिका। आदरणीय दीदी से आग्रह है इस विषय पर अपनी बात रखें। प्रज्ञा दीदी, आपका माइक बंद है। आईटी सेल प्लीज अनम्यूट। जी दीदी, अपनी बात प्रारंभ करें। चाइल्ड कन्वर्सेशन फाउंडेशन के आज बालकों की विकास उत्थान में पालकों की भूमिका को लेकर के मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। वैसे तो हम सभी कहीं ना कहीं पालक की भूमिका में हैं, लेकिन विशेष तौर पर जब हम अपने परिवार से और बढ़ा करके अपना जब राष्ट्रीय परिवार देखते हैं, समाज देखते हैं, और उसमें हम विशेष तौर पर जब बच्चों के लिए काम करते हैं, समाज के उन वर्गों के बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी उपेक्षा, किसी अपेक्षा, इन सब से जुड़ करके चलते हैं। उपेक्षा का जो शिकार बच्चे हैं, उपेक्षा झेलते झेलते उनकी मानसिकता भी अलग हो जाती है। हम उन बच्चों के रूप में उन बच्चों के बीच में भी काम करते हैं जिन बच्चों से अपेक्षा, श्रेष्ठ है वो लेकिन उनसे अपेक्षा है, उन बच्चों के लिए भी हम काम करते हैं। परंतु जिन बच्चों से अपेक्षा रहती है और वो बच्चे हमारी अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो जिनका उपयोग समाज और देश के लिए नहीं हो पाता। जैसे कि बच्चे बहुत योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु बच्चे हमारे संस्कार युक्त नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसी शिक्षा मिली जो कि हमारे समाज और देश से मेल नहीं खाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। उन बच्चों के बीच में भी हम काम करते हैं और उन बच्चों के बीच में भी काम करते हैं जो उपेक्षित हैं। उन बच्चों के लिए हमारी और अधिक भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि उनको दो तरह से हमें संभालना पड़ता है, और वो बच्चे हम जब संभाल लेते हैं तो हमारे समाज और देश के उपयोग में वो आते हैं, और वो बच्चे अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाते हैं, और वो हमारे लिए समर्पित होते हैं, यानी समाज के लिए समर्पित होते हैं। जो लोग उनके बीच में काम करते हैं वो उनके लिए समर्पित होते हैं। माइक माइक कुछ लोगों का ऑन है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज आ रही है? दीदी आ रही है, आ रही है। ये इस प्रकार से हम बच्चों के बीच में काम करते हैं। हम अपने परिवार के बच्चों को जब पालते हैं, पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो चिंता रहती है कि हमें किस प्रकार से बच्चों का उत्थान करना है, किस प्रकार से हमें बच्चों को बनाना है, किस प्रकार से बढ़ाना है, किस प्रकार से शिक्षा देना है, क्या संस्कार देना है और क्या बनाना है, उनका उनका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। हम समाज के बच्चों के लिए भी इसी प्रकार के विचार रखते हुए काम करेंगे, करते होंगे, निश्चित रूप से ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम सब जुड़े हैं और आज मैं उसमें अपना कुछ विचार रख रही हूँ, निश्चित रूप से ये संस्कारी चैनल है, क्योंकि मैं माननीय हमारे राघवेंद्र जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और जिन संस्कारों में वो जुड़े हैं, जिन संस्कारों से ओतप्रोत हैं, उसमें ही आप लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं अपना विचार इसलिए भी रख रही हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारा देश जिन संस्कृति से को देकर के समाज का उत्थान करता है, विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु बनेगा। वर्तमान में हम प्रोसेस में हैं, वर्तमान में हम उस तरफ अग्रसित हैं जहां हम विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने वाले हैं। परंतु ये देश में जिस प्रकार से विसंगतियां तमाम प्रकार की उत्पन्न होती हैं, उनके लिए भी हमें विचार करना अनिवार्य है। जो वो विसंगतियां हैं कि हमारी लड़कियां जो है, जो विद्यार्थी हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चियों से लेकर के जब वो महिला बनती है, शादी हो जाती है, जब वो अपने परिवार में जाती हैं, तो एक अलग प्रकार का वातावरण मिलने के साथ ही एक
तोड़ने की भूमिका हो जाती है कि हमारे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ, हमारे मायके में ऐसा होता था लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मैं वहां ऐसा करती थी लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये भूमिका है जो लड़कियां 9th से लेकर के और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, अपना परिवार बसाती हैं। उन लड़कियों के बारे में भी मैं कह सकती हूँ कि यदि इनको इस स्तर पर, छोटे स्तर पर अगर संस्कार प्रदान किए जाएं, काउंसलिंग की जाए और उन्हें ये बताया जाए कि हमारे यहाँ की स्त्रियां कितनी योग्य थी, कितनी मर्यादित थी, कितनी शीलवान थी, उदाहरण है इसके। और सीता, सावित्री, दमयंती, कण्वगी, मैत्रेयी, गार्गी, हम इनके नाम नहीं भूल सकते। वीरांगनाएं हैं हमारी, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, इनके भी उदाहरण देते हैं। हम अगर इस प्रकार से सेमिनार करके उन बच्चियों को सेमिनार के माध्यम से यदि बच्चियों और बच्चों को दोनों को यदि हम संस्कार देते हैं तो हमारे परिवार विघटित होने से बच जाएंगे। इसके साथ ही हम बच्चों को वो संस्कार भी दें जिससे वो अच्छे से पढ़ें और समाज में वो एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को हम वीर और वीरांगनाओं के चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कर्म के बारे में अध्ययन करवाएं, उनको कहानियां सुनाएं, हमारे धर्म शास्त्रों की कहानियां सुनाएं। हमारे जो पात्र हैं, प्रभु राम जी हैं, उनके जीवन का यदि हम उनके सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं, उनको कहानियां सुनाते हैं, रामायण महाभारत की कहानियां सुनाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहानियों का भंडार है। कभी वो कहानियां तमाम परिप्रेक्ष्य में समक्ष आती हैं और कहानियों की कोई कमी नहीं पड़ती। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पंचतंत्र की कहानी आती है, उनके माध्यम से भी हम बच्चों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमें परोपकार करना चाहिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कार हैं, किस प्रकार से हमें दया होनी चाहिए, हमारी कितनी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं का हम किस प्रकार से अपने जीवन में और अपने जीवन के साथ संपूर्ण समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा और ये चीजें हमें बच्चों को देना चाहिए। बालकों के विकास में जिस प्रकार से हमारे लिए जो शिक्षा है वो बहुत मायने रखती है। शिक्षा के लिए हम माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां हम भारतीय हैं वहां हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हम इस राष्ट्रभाषा से अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें और अपनी भाषा का प्रोत्साहन दें कि हमें इस भाषा पर पूर्ण कंट्रोल होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होकर के हम इस भाषा का अच्छे से उपयोग करें। और अन्य भाषाएं जो है उसमें भी पारंगत होना ही चाहिए, परंतु हमें अपनी भाषा इंग्लिश आती है और हमें हिंदी नहीं आती है, इसमें हम गर्व महसूस करते हैं, जो मैंने समाज में देखा है। परंतु यदि मुझे लगता है कि मुझे हिंदी नहीं आती और मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, इसमें हमें गर्व नहीं, इसमें हमें शर्म महसूस होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संस्कृत हमारी भाषा है। और इन भाषाओं को जानते हुए संस्कृत नहीं भी ज्यादा आती है पर हिंदी हमें आती है तो हम उस पर गर्व कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत को सीखने के लिए हम चल पड़े हैं। संस्कृत को जानना चाहिए, हिंदी पर पूर्ण हमारा अधिकार होना चाहिए और हम ये कह सकें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमें आती है क्योंकि हमारे देश की भाषा है, परंतु इंग्लिश नहीं आती, वो सीख लेंगे, जान जाएंगे, पढ़ लेंगे। और हमें हिंदी नहीं आती, इसमें हमें निश्चित रूप से शर्म महसूस करनी चाहिए और ये हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसलिए हमें इस बात का भी प्रचार प्रसार बच्चों के अंदर ये संस्कार भी डालने चाहिए कि हमें हमारे मानदंड जो भारत के हैं उन पर हमें पूर्ण अधिकार होने के साथ साथ हमें गर्व करना चाहिए, वो हमारा स्वाभिमान है। जैसे कि हम कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र, धर्मगुरु, धरा, धन, धरोहर और धर्मध्वज, धर्मशास्त्र, इन सब के बारे में जानना आवश्यक भी है और इनको मानना भी आवश्यक है। इनके द्वारा दिए गए संस्कार, इनके द्वारा माने गए जाने गए संस्कार यदि हम बच्चों के अंदर डालते हैं तो प्राचीन काल में आप देखेंगे कि हमारे परिवार सम्मिलित परिवार हुआ करते थे और वो परिवार मिलकर के जब बच्चे का उत्थान करते, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो परिवार में कब पल जाता था हमें पता नहीं चलता था और बच्चा कितना कुछ सीख जाता था। दादा के और नानी के और दादी के साथ वो कहानियां सीख लेता था, उन कहानियों के माध्यम से संस्कार आ जाते थे। परंतु आज वर्तमान में एकाकी परिवार है
और उन एकाकी परिवार में रहने के कारण, और दोनों पति पत्नी अगर सर्विस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का विकास अवरुद्ध होता है और बच्चे एक सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं। एक निश्चित वातावरण में रह करके वो उतने पर ही सीमित रहते हैं जहां बौद्धिक विकास वास्तव में अवरुद्ध होता है और अधोगति की ओर जाता है। इसलिए हमें बच्चों को खुले माहौल में और बहुत सारे लोगों के बीच में रखना भी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके ऊपर पूरे समाज का और राष्ट्र का अधिकार हो जाता है। तो बच्चे को सीमित रखना हमारे अधिकार में नहीं होना चाहिए। बच्चा हमारा स्वतंत्र होकर के सभी चीजों को जाने, सभी चीजों को पाए। लेकिन इसमें एक बहुत चीज अनिवार्य ये है, जैसा कि मैंने कहा कि हमें हमारे मानदंडों पर पूर्ण गर्व और पूर्ण अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जब हमने अपने को नहीं जाना और हम दूसरों के चमत्कार को जानने लग गए या दूसरों के दिखावे में आ गए या दूसरों की बातों में आ गए, इसका मतलब ये है कि हमें हमारे संस्कार प्राप्त नहीं हुए, हमें हमारी चीजों का ज्ञान नहीं दिया गया। तभी तो हमारे जो बच्चे हैं और हमारी युवतियां हैं, हमारे युवा हैं, वो कहीं ना कहीं विधर्मिता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब वो हमारी विचारधारा से हट जाते हैं, भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कारों से हटते हैं, तो हमारा वो नुकसान होता है कि जो हमारी पीढ़ियां खत्म होने लगती हैं। आज वो समय ऐसा ही है कि हमारी बालिकाएं हमारे घरों से जाकर के और उन लोगों के बीच में पहुंच रही हैं विवाह करके, या फिर बच्चे पहुंच रहे हैं दूसरी जगह, अपनी विचारधारा जोड़ लेते हैं, दूसरी पूजा पद्धति अपनाने लगते हैं। तब हमें कष्ट तो होता है, माता पिता कष्ट में होते हैं, परंतु हमें उनके लिए चिंता तो होती है, पर हम कुछ नहीं कर पाते। कारण ये है कि संस्कारों का अभाव। और उन संस्कारों के लिए हमें, मैं बार बार यही कहूंगी कि हमें अपने शास्त्र और वेदों की ओर आना चाहिए। और इन शास्त्र और वेदों की ओर हम जब चलते हैं तो बहुत आधुनिक और बहुत विस्तृत, संस्कारित और बहुत लेटेस्ट जैसे कहते हैं, वो संस्कृति हम दे पाएंगे, वो योग्यता दे पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज भी इतना आधुनिक विश्व बनने के साथ ही, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी विश्व पीछे है भारत से। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो हमारे रामायण काल में देख लीजिए, महाभारत काल में देख लीजिए और गीता में देख लीजिए, कितना आगे था हमारा विज्ञान। और उस विज्ञान के आधार पर आज भी अमेरिका हो या अन्य देश हो, चाहे कोई भी देश हो, वो आगे नहीं बढ़ पाया। हमारे भारत के विज्ञान को वो आज तक नहीं पाए। हमारा प्रतिदिन किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, प्रतिदिन वो किसी न किसी रंग को स्वीकार करता है। जैसे गुरुवार है तो पीला वस्त्र, ये क्यों है, क्या है इसका महत्व? हमारी बच्चियां जब शादी करके जाती है तो जो संस्कार होते हैं उनमें बिछड़ी क्यों पहनते हैं, मांग क्यों भरते हैं, करधनी क्यों पहनते हैं, कंगन क्यों पहनते हैं, अंगूठी क्यों पहनते हैं, कौन सी अंगूठी किस उंगली में पहनना चाहिए, ये क्यों पहनते हैं? ये संस्कार हैं और इन संस्कारों का वैज्ञानिक कारण है। घी का दीपक जलाने से क्या होता है? अगर गौघृत का 100 ग्राम घी गौघृत जलाते, हम दीपक में जलाते हैं तो 10 टन ऑक्सीजन बनता है। ये निश्चित है, ये वैज्ञानिक है। और हमारे भारत में ही जब आपस में लोग कहते हैं तो उस बात को मजाक बना दिया जाता है, लेकिन जब दूसरे देशों से वही बात आती है, कही जाती है, तो हमारे मीडिया के चैनल भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि गाय माता में इतनी दम है, गाय माता में ऐसा होता है, उनके घी से ये होता है, उनके दूध से ये होता है। परंतु जब हम ही लोग आपस में, देश के लोग कहते हैं, तो वो बात नहीं मानी जाती है। ये मानसिकता हमें खत्म करनी चाहिए, क्योंकि हमने विश्व को दिया है और जब वहां से वापस आता है तब हम उसको मान्यता देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को बढ़ा नहीं पाए हैं और जान नहीं पाए हैं। और ये जानना हमारी जिम्मेदारी है। और ये हम सब जहां आज जुड़े हैं जिस प्लेटफॉर्म से, उसमें मैं यही कहूंगी कि हम इस चीज का अध्ययन करके और हमें बच्चों में वह ज्ञान, वह संस्कार, वह संस्कृति सब कुछ देना चाहिए, जिससे कि हम बच्चों का उत्थान कर सके। और जिस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी की बात आती है तो सुपर कंप्यूटर भारत ने ही दिया है, किसी से मांगा नहीं है। परंतु हम फिर भी दूसरे की ओर देखते हैं
और अपने को छोटा मान करके, अपने में हीन भावना ग्रसित करके हम विश्व की ओर देखते हैं कि हमें कोई कुछ दे दे। ये मानसिकता अब हमें खत्म करनी चाहिए, क्योंकि जो भी देश हैं, आज अगर देखा जाए तो जो भी देश हैं सभी जगह भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारत के नागरिक जो थे, भारत के लोग जो हैं वो विश्व में व्याप्त हैं, और विश्व में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उससे उनके देश का विकास हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आज का जो विषय है उसमें हमारे बच्चों को हम अपने देश का, अपने धरोहरों का, अपने ज्ञान विज्ञान का जब संस्कार देंगे, उनको ज्ञान देंगे, तब कहीं हम अपने ही देश में जब सेवाएं देने लगेंगे तो हमारा देश उत्थान करेगा, और इससे बच्चों को जो उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज और देश का उत्थान होगा। तो हम इस प्रकार से समाहित करके किन किन चीजों को लेकर के हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। शिक्षा में हमारे संस्कार होना ही चाहिए, चाहे जितनी भी विरोध हो, चाहे जितने भी विसंगतियां आ जाए, चाहे जितनी भी परिस्थितियां आ जाए, परंतु हमारे संस्कृति में, हमारे पढ़ाई में, अध्ययन में, ज्ञान में कहीं भी किसी प्रकार से हिंसा नहीं है। हमें जब संस्कृत का ज्ञान सिखाया जाता है तो बच्चा नम्र बनता है। आपने देखा होगा मदरसों से बच्चे आ रहे हैं और जब वो मदरसों से निकलते हैं तो देश के विघटन की बात करते हैं, और जब इसको हमारे गुरुकुल से बच्चे निकलते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिना जैसे नाद निनाद होते हैं, और वहां से बच्चे निकलते हैं तो हमें चाहिए आजादी, देश का कुछ भी हो, देश में हमें बंटवारा चाहिए, ये सब भावनाएं, ये संस्कार कहते हैं कि हम जहां से निकलते हैं, जहां जैसा हमें अध्ययन मिलता है, हमारे संस्कार वैसे ही प्रकट होते हैं। तो कहाँ से कौन निकल रहा है ये भी देख करके जब हम समझते हैं कि भाई ये किन संस्कारों और कुसंस्कारों से पढ़कर बच्चे अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, हमें तुरंत समझ में आता है। और मुझे लगता है कि हमें हमारे संस्कारों को बहुत आगे बढ़ा करके और उसमें काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चों को जिस प्रकार से हम आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे बढ़ेंगे बच्चे, परंतु हम उसके उत्थान के लिए बात करते हैं। पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों को जब उनसे पूछा जाए, आप बताइए उनको कि बच्चों को जब ये पूछा जाए कि आपको क्या बनना है, आप क्या रहना चाहते हैं, तो बच्चों के मुंह से निकले मैं देशभक्त रहना चाहता हूँ, मैं देशभक्त बनना चाहता हूँ। और योग्यता जो हमें भरण पोषण के लिए मिलती है, बच्चों का विकास जो भरण पोषण के लिए होता है, कुछ भी आप व्यवसाय सिखा सकते हैं, उनको व्यावसायिक शिक्षा देकर के नौकरी करवा सकते हैं, सर्विस करवा सकते हैं, सब करवा सकते हैं, परंतु देशभक्त बनाने के लिए हमें जिन संस्कारों की आवश्यकता है, उन वीरों का और वीरांगनाओं का इतिहास, हमें उनका जीवन चरित्र पढ़ा करके, जैसे शिवाजी महाराज को मुगल काल में उनके पिता जो बादशाहों के यहाँ नौकरी करते थे, और उनकी माता शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने जिस प्रकार के उनके संस्कार देकर के, अपने भारतीय संस्कारों को देकर के, और शिवाजी महाराज को हिंदवी साम्राज्य के स्थापक संस्थापक बना दिया। आप सिर्फ एकमात्र शक्ति का ये संस्कार था कि उन्होंने उनकी जिजीविषा ये कह करके कि हमारा बच्चा हमारा हिंदू साम्राज्य स्थापित करेगा, और उन्होंने उस प्रकार से उनका विपरीत परिस्थितियों में निर्माण किया, लेकिन उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में शिवाजी महाराज ने अपना हिंदवी साम्राज्य स्थापित किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस प्रकार के जीवन चरित्र हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए और हमें इस ओर अवश्य आना चाहिए, क्योंकि भारत, मैं एक बात कहूंगी कि भारत 2014 माननीय मोदी जी के शासनकाल से जिस तरह से बढ़ना, विकास और उत्थान की ओर बढ़ रहा है, उसमें हम सबकी भूमिका बच्चों को लेकर के बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। और जिस ओर हमारा देश चल पड़ा है, योग हमने विश्व को दिया है, तो हम देना प्रारंभ कर दिए हैं। अब हम जब देना प्रारंभ कर दिए हैं तो निश्चित रूप से हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत माता परम वैभव पर पहुंचेंगी और गुरु विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेंगी। और इस सब में हमारे बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका हो, ये मैं आप सबसे अपेक्षा भी करती हूँ, और आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन सब संस्कारों को, भारतीय संस्कार और संस्कृति को लेकर के किसी भी प्रकार से कमजोर महसूस ना करें। कहीं हमारे पास बहुत भंडार है अध्ययन का, पुस्तकों का, ज्ञान का, शास्त्रों का, ऋषियों का, मुनियों का, आध्यात्म का, सब केंद्र भारत है, और यहाँ से लोग लेकर के विश्व में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने ही लोग
तैयार होकर के, जब हम सब तैयार होकर के विश्व को देना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। हमारी राष्ट्रभाषा पर हमें गौरव करना ही चाहिए और संस्कृति ही वो मूल है जिसकी तरफ से जिनकी वजहों से हम राष्ट्र को उन्नतशील बना सकते हैं, प्रगतिशील बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगर समय हो तो आप जुड़े रहिएगा, अगर आप जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, पर जुड़ेंगी तो अच्छा लगेगा हमको, बाद में बातचीत करेंगे। आज श्रृंखला की अगली कड़ी में हम चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आदरणीय प्रियंक जी। प्रियंक जी से लगातार हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है बालकों से संबंधित विषयों पर। बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैं आदरणीय प्रियंक जी से आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय प्रियंक जी ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे अनुरोध पर वो जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात रखें प्रियंक जी। नमस्कार। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़ी भोपाल की यशस्वी सांसद बहन प्रज्ञा जी, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र जी, आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी, यहाँ उपस्थित ज्येष्ठ जन एवं जैसा मुझे बताया गया है आज इस 100वें वेबिनार में प्रदेश भर के चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स के सदस्यगण, अध्यक्षगण जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो वाकई में एक इस तरीके का काम है जो ईश्वरीय कृपा से उस काम को करने का दायित्व मिलता है, वो सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। हमारी कलम से लिखी हुई एक लाइन किसी बच्चे का पूरा जीवन तय कर रही होती है। वस्तुतः चाहे वो CWCs के लोग हों या वो JJBs के लोग हों, जब आप न्यायिक शक्तियों के साथ काम कर रहे होते हैं और CNCP बच्चे जिनकी हम आज बात करेंगे इस वेबिनार में, उनके लिए बात कर रहे होते हैं, तो हमको कई सारी चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कुछ एक विषयों पर आज आपका ध्यान आकर्षित बस करना चाहूंगा। ये जो CNCP है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसमें ऑर्फन, अबेंडन, सरेंडर या वो बच्चे जिनके माता पिता उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं होती, ऐसी अन्य अन्य प्रकार की बहुत सारी कैटेगरीज है। लेकिन हम इन 2 कैटेगरीज पे अगर आज बात करें तो हमारा ध्यान जाना चाहिए इस विषय पर कि भारत का नाम, हमारे देश का भारत कैसे पड़ा। मित्रों, एक ऐतिहासिक तथ्यपरक सत्य कथा है जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। कथा क्या, भारत का इतिहास है। जब सम्राट दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ, उसके कुछ दिन पश्चात सम्राट दुष्यंत, जो कि भारत भर के सम्राट थे, उस आर्यव्रत के सम्राट थे, उन्होंने वो किसी कारण से शकुंतला के बारे में भूल गए और शकुंतला का उसके बाद जो रहना हुआ वो महर्षि कण्व के आश्रम। शकुंतला अपने पुत्र के साथ महर्षि कण्व के आश्रम में रही। महर्षि कण्व ने शकुंतला के पुत्र को हमेशा के लिए आश्रम में पाले ऐसा उचित नहीं माना और
शकुंतला के पुत्र के फंडामेंटल राइट्स के लिए संघर्ष किया और ये इंश्योर किया कि शकुंतला अपने पुत्र के जो अधिकार है वो सम्राट दुष्यंत से उनको दिलवा सके। ये आज के समय का कोई ऑर्फनेज होता जिसको फॉरेन फंडिंग मिल रही होती तो शायद ये बालक अपनी 20, 22, 23, 24 साल की उम्र तक किसी ऑर्फनेज में पलता। लेकिन ये भारतीय परंपरा है जहां मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि उस बालक को सम्राट दुष्यंत से उसके फंडामेंटल राइट्स दिलवाए, राइट टू प्रॉपर्टी उसका इंश्योर करवाए, उसके इनहेरिटेड जो राइट्स थे वो मिले और कालांतर में वो बालक भारत का सम्राट बना। और उस बालक का नाम ही था भरत, जिस भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। तो इतनी समृद्ध परंपरा के निर्वाहक आप लोग हैं। यदि आज कोई महर्षि कर्ण की भूमिका अपने अपने जिलों में निभा रहा है तो वो आप लोग हैं। अगर हर बच्चे में एक सम्राट भरत जो कि शेर के मुंह को चीर के बोलता था स्वयं मृगेंद्र का, ऐसे सम्राट भरत का निर्माण करने की तरफ कोई देश को ले जा सकता है तो वो आप लोग। ये एकमात्र उदाहरण नहीं है, हमने कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2000 साल पहले ये भी देखा कि एक शिक्षक जब एक बालक का निर्माण करता है, एक ऐसे बालक का निर्माण करता है जो कि बाल दास्ता के चंगुल में फंसा हुआ है, जिसको हम आज की तारीख समय में बोलते हैं ट्रैफिकिंग की जा रही है। ऐसे बालक का जब चाणक्य जैसा, आर्य चाणक्य जैसे गुरु उस बालक को मिलते हैं तो वो चंद्रगुप्त जैसा मेधावी बलशाली सम्राट बनता है जो अखिल भारत के लक्ष्य को एक बनाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में है। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हम आज की तारीख में ये मान के बैठे हैं कि बाल संरक्षण के विषय में जितनी भी बातें भारत में हैं वो विदेश से आई, और विदेश से आई हुई बातों को हम कई दशकों तक अंगीकार करते रहे। देखिए, अगर बाल संरक्षण के विषय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात होगी तो उसको 3 भागों में बांटा जाएगा। वो होंगी पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले सारा कुछ, जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि जहां तक हो गया वो हो गया, उसके बाद से अब से एक नई शुरुआत करनी, सामने नहीं पलट सकती। उसके बाद सन 2016 तक का एक कालखंड, इन 1947 से लेकर सन 2016 तक बाल संरक्षण के नाम पे जो कुछ हुआ उसका परिणाम यह है कि हमको आज बहुत सी चीजों में मूलभूत सुधार करने पड़ रहे। 2016 में ये 2016 का साल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो अंगीकार किया गया, जो इम्प्लीमेंट किया गया, वो 2016 के साल में किया गया और यहाँ से पूरी की पूरी व्यवस्था के परिवर्तन की तरफ एक दिशा बनी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसके अंतर्गत आप सब लोग काम करते हैं वो ये तय करता है कि बच्चे की फैमिली, बच्चे का राइट है, बच्चे का संरक्षण उसके परिवार में होना चाहिए। मैंने कई दफा यहाँ पे ये बात कही है सीसीएफ के पूर्व के कार्यक्रमों में, आज फिर दोहराता हूँ क्योंकि जिम्मेदार आप ही लोग हैं कि बच्चों को बेवजह चिल्ड्रन होम्स में रखकर हम असल में बच्चों का पालन पोषण सुनिश्चित नहीं कर रहे होते हैं, हम असल में उन चिल्ड्रन होम्स की ग्रांट इंश्योर कर रहे होते हैं जहां उन बच्चों को रखने के बदले कोई पैसे बना रहा होता है। हम लोगों ने 2020 में जब ये बोला कि भाई जिन बच्चों के अभिभावक हैं, जिन बच्चों के माता पिता हैं, उनको बिना किसी कारण के चिल्ड्रन होम्स में ना रखा जाए, उनको उनके घर भेज दिया जाए। और ऐसे 1,80,000 बच्चों को घर भेजने के लिए हमने सरकारों को लिखा। तब सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ने एक मूवमेंट खड़ा किया इस आयोग की इस अनुशंसा के विरोध में। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा।
सर्वोच्च न्यायालय ने बात की गंभीरता को समझा और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ये तय हो पाया कि 1,45,000 बच्चे वापस अपने घरों पर, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों के पास पहुंच पाए। हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो हमको ये पता चला कि जो एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें भागीदारी कर रहे थे उसमें यूनिसेफ से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे। अब यह मजेदार बात यह है कि यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करने के लिए कार्यरत है पूरी दुनिया में। लेकिन भारत में इसकी भूमिका बड़ी अजीब हो जाती है। भारत में एक तरफ ये भारत सरकार के विभागों के साथ मिलके, मंत्रालयों के साथ मिलके पॉलिसीज बनाने में काम करता है। दूसरी तरफ राज्यों में जब ये पहुंचता है तो राज्यों में उन्हीं पॉलिसीज को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट करने लगता है। उसके बाद ये आयोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और उन्हीं पॉलिसीज का, उन्हीं कानूनों का, उन्हीं स्कीम्स की मॉनिटरिंग करने लगता है। उसके बाद ये आप लोगों के पास आ जाता है, CWCs के पास आ जाता है, JJBs के पास आ जाता है और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के नाम पे अपने पार्टनर एनजीओ के साथ अलाइन करने लगता है। हमने यूनिसेफ के पार्टनर एनजीओ को इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त पाया है, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। हमने ये पाया कि झारखंड में कोविड के समय में जो बच्चे अनाथ हो रहे थे उन बच्चों का डेटा यूनिसेफ के पार्टनर एनजीओ वहां से लेकर यहाँ वहां पूरी दुनिया में बेचने का काम कर रहे थे। हमने ये भी पाया कि जब कोविड का पहला लॉकडाउन था उस वक्त जब परिवार के परिवार वापस राज्यों में जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश में जो परिवार वापस आए थे उनके बच्चों की जो इंफॉर्मेशन राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जुटाई थी। यूनिसेफ के पार्टनर एनजीओ, मैं नाम लूंगा, यूनिसेफ के पार्टनर एनजीओ उस जानकारी के नाम पर अरबों की फंडिंग विदेशों से उठा रहे थे और ब्रिटिश एम्बेसी तक को उन बच्चों के डेटा को शेयर कर रहे थे। तो ये जो बच्चों की जानकारियां, बच्चों का डेटा है, ये बच्चे वल्नरेबल हैं। हमको कई दफा उन लोगों को नोटिस करना पड़ा और इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होने से रोकना पड़ा। जब कोविड लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष सभी के उद्योग धंधे प्रभावित थे, खासतौर पे आवाज नहीं आ रही है। अभी सुन पा रहे हैं? अब आवाज तो चौबे जी ये है कि आती जाती बीच में थोड़ा धीमा साउंड हो जाता है आपका, बीच में माइक को पास में करके रखेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि मैं सफर में हूँ तो अभी आ रही है आवाज, तो मैं चालू करूँ? आप ठीक आ रही है। मुझे लगता है प्रेम जी अगर माइक को पास में रखेंगे तो आवाज तेज आ जाती है। मैं तो एयरपोर्ट्स यूज कर रहा हूँ, इसलिए दिक्कत ना हो, एयरपोर्ट्स यूज कर रहा हूँ। आवाज ठीक आ रही है सर। अभी आ रही है? हाँ, मेरे को भी सुनाई जी बिल्कुल साफ है। आप बोलिए, आवाज आ रही हम है। वापस यूनिसेफ पर आवाज आ रहा है। अच्छा, ये यूएन एजेंसीज है इतनी ताकतवर की, बताओ आवाज चली जाती है बीच बीच में, लेकिन लेकिन जो इनके पार्टनर एनजीओ है नहीं सर, आवाज आ रही है, आप बोलिए। उनके भ्रम जाल से भी मुक्त होना बहुत जरूरी है। उज्जैन का एक उदाहरण है। उज्जैन में यूनिसेफ ने अपने पार्टनर एनजीओ के साथ मिलकर वल्नरेबल बच्चों का डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा के नाम पे पार्टनर एनजीओ फॉरेन फंडिंग रेज कर रहे थे। अब जब पिछले वर्ष पहली तिमाही में सारे टीवी चैनल्स का, न्यूज चैनल्स का जो बैलेंस शीट थी वो घाटे में जा रही थी, तब एनडीटीवी नामक एक चैनल है, उसने 17 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। अब ये भी सोचने की बात है कि जब लॉकडाउन है, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, विज्ञापन नहीं मिल रहे, तो केवल एक चैनल फायदे में कैसे चला? हमने उसका अध्ययन किया। अध्ययन इसलिए करना पड़ा क्योंकि शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत ये प्राप्त हुई कि एनडीटीवी के माध्यम से बच्चों के नाम पर देश में चंदा उगाया जा रहा है और उसमें झूठी वायदे और झूठी बातें परोसी जा रही हैं। हमने जब इसकी जांच करने की कोशिश की तो पता चला कि अनेक सारी संस्थाओं ने, इंक्लूडिंग यूनिसेफ, एनडीटीवी के साथ मिलकर फंड रेजिंग कैंपेन चलाए हुए हैं। और उसमें हमको ये पता चला कि यूनिसेफ ने एक कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को पीपीई किट देने के नाम पर फंड रेजिंग की। अब देखिए, भारत भावुक लोगों का देश है। अभी मेरे पहले
साध्वी जी बता रही थी कि भारत तो पारंपरिक रूप से भावुक लोगों का देश है। अगर कोई टीवी चैनल पे बच्चों के नाम पर इस तरीके के पैसे मांगता है तो लोग झोलियां खोल देते हैं। भारत में इस तरीके की समस्याएं नहीं है। अब ये जब पता चला तो हमने चाइल्ड लाइन से पूछा, द्वारा मिल रही फंडिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही है जो आपको यूनिसेफ के माध्यम से पब्लिक से पैसा लेना पड़ रहा है? तो पता चला कि चाइल्ड लाइन ने कोई अधिदेश नहीं दिया हुआ है। फिर हमने फर्दर इसको पुलिस के पास भेजा इंक्वायरी करने के लिए, तब जाके ये सारा कार्यक्रम रुक पाया। तो इस तरीके की चीजों से हमको बचने की बेहद आवश्यकता है। हमको बहुत ज्यादा जरूरी है ये काम करना कि एक्ट्स का अध्ययन हम खुद करें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको अगर हम अपने एक्ट्स का अध्ययन कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो यूएनसीआरसी है, जिसको नजीर मानकर हम सबको बार बार सिखाने की कोशिश की जाती है, और यूएनसीआरसी के समक्ष हमारे संविधान को और हमारे देश के कानूनों को निम्नतम बताया जाता है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। ट्रेनिंग तो ऐसी भी मैंने सुनी है, मेरे को पता चला है, जो यूनिसेफ के माध्यम से दी जाती है, उनमें भारतीय परंपराओं के बारे में मजाक उड़ाया जाता है। अन्य बातें हैं। मध्य प्रदेश में कई लोगों ने मुझे ये बातें बताई। खैर, हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो यूएनसीआरसी जहां ये बोलता है कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, वहीं भारत का संविधान अपने 86वें संशोधन अनुच्छेद 21 का के माध्यम से बच्चों को 14 साल की उम्र तक शिक्षा का अधिकार देता है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लागू हुई है, उसमें हम इसको और आगे ले जाने पर काम शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ हम यूएनसीआरसी से कहीं आगे हैं। पिछले 20 साल से हम एलिमेंट्री तक एजुकेशन एज अ राइट बच्चों को इम्पार्ट कर रहे हैं। हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, पूरी दुनिया में बच्चों का उपयोग सेक्सुअल एब्यूज के तौर पे करना या बच्चों का उपयोग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल बनाने के लिए करना अपराध है। भारत में ये तो अपराध है ही है। भारत में पॉक्सो एक्ट की धारा 11(3) स्पष्ट अधिदेश देती है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना भी अपराध है। तो हम फिर इनसे आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, तो ये लोग बात करते हैं कि भाई 15 साल तक की उम्र तक बच्चों को हजारडस इंडस्ट्री में काम नहीं कराना। भारत का जो चाइल्ड लेबर एक्ट है वो 18 साल की उम्र तक बच्चों को हजारडस इंडस्ट्री में काम कराने से रोकता है। तो ये इतनी सारी बातें हैं कि हम तो इनके कहीं आगे खड़े हुए हैं, और इनको आवश्यकता है भारत से सीखने की। हमको इनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दिक्कत ये होती है कि कई बार हमारा जो सरकार का सिस्टम है वो डिपेंडेंट हो जाता है यूनिसेफ जैसी संस्थाओं पे या इनके पार्टनर एनजीओ पे। मैं आपको मध्य प्रदेश का एक और वाक्य बताता हूँ। मध्य प्रदेश में आप लोगों का वास्ता पड़ा होगा, एक लॉलीचंद नाम का आदमी है जो सरकार के लिए काम करता है यूनिसेफ की तनख्वाह पे। अभी जब पिछला चुनाव हो रहा था लोकसभा का और विधानसभा का, जो केरल का चुनाव था, उसमें पूरे चुनाव में ये व्यक्ति सरेआम कम्युनिस्टों का, मार्क्सवादी पार्टियों का प्रचार कर रहा था, और ये प्रचार करने के बावजूद यूनिसेफ की तनख्वाह पे सरकार के साथ काम कर रहा था। आप बताइए, आप लोग CWCs के मेंबर्स हैं, मैं आयोग का अध्यक्ष हूँ, हमारी अपनी अपनी कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, हमारे अपने अपने कुछ वैचारिक कमिटमेंट्स हैं, लेकिन क्या हम अपने दायित्व की मर्यादा को भूलकर चुनाव प्रचार में कूद पड़ते हैं? बताइए। लेकिन ये इस प्रकार के समर्थ बने हुए हैं जिनको कोई दोषी नहीं है। तो तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिए तो ये बात नहीं कही थी। हमको इन लोगों का विरोध करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने एक्ट्स का अध्ययन कर लें। मैं अंत में आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप लोगों को दहाड़ने के लिए ये शेरनी का दूध तो पीना ही पड़ेगा। इसलिए JJ एक्ट और पॉक्सो एक्ट का, चाइल्ड लेबर एक्ट का अध्ययन करिए, उसको अपने साथ मोबाइल में रखिए, PDF फॉर्म में रखिए, अपने बैग में उसकी कॉपीज हमेशा रखिए। बस यही वो ताकत होगी, ये हमारा जो एक्ट्स पर कमांड होगा वही वो ताकत होगी जो हम इस तरीके की गलत चीजों को सीखने सिखाने में रुक पाएंगे, उन लोगों को रोक पाएंगे, और वाकई में
एक सच्चे देशभक्त नागरिक के रूप में जो काम हम कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर पाएंगे। देशभक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप फौज में ही भर्ती हो, हर आदमी फौज में भर्ती नहीं होता। हम जहां जो काम कर रहे हैं वो पूरी की पूरी शुचिता, ईमानदारी के साथ करें, अपनी इंटीग्रिटी को कायम रखें और ये सोच के करें कि हमारे इस काम का देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देश हित में करें। बस वही एक हमारा योगदान होगा। इसलिए आप लोग जो काम कर रहे हैं ये मान के करें कि आप देश के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक काम कर रहे हैं। और जब आप ये मानकर करेंगे तो निश्चित रूप से देश के बच्चों के हित में आप बहुत बेहतरीन निर्णय ले पाएंगे और देश को वाकई में अपने इंडिजिनस तरीकों से, अपनी परंपराओं के आधार पर आगे बढ़ने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप में से किसी के कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शिक्षा शेरनी का दूध है और हम जे पॉक्सो की जो बात कही तो लगभग पिछले 100 सप्ताह से हम पूरे स्टेक होल्डर्स को इन्हीं कानूनों की बारीकियों, नियम और प्रारूपों के बारे में सेंसिटाइज करते चले आ रहे हैं, जिससे कि इन कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके। प्रश्न के लिए अगर आप 10 मिनट और रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे एक स्पीकर और हैं, तो हम 10 मिनट बाद आपसे प्रश्न ले लेंगे। अगर नेटवर्क कटा तो कट जाएगा। जी, अगर आप नेटवर्क में रहे तो ले लेंगे, नहीं तो अब बाद में कर लेंगे। ठीक। तो हमारे आज के अगले वक्ता की तरफ मैं चलता हूं। आदरणीय जेसी बोरासी जी, लगभग 25 वर्षों का आपका अनुभव है प्रशासनिक सेवाओं का, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए। वर्तमान में आप एक रिसर्च स्कॉलर की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के संबंध में आपने बहुत अच्छी एक रिसर्च की है। तो मैं आदरणीय बोरासी जी से आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय है। 10 मिनट के बाद हम क्वेश्चन आंसर के लिए इस सत्र को ओपन करेंगे। आदरणीय बोरासी जी, प्लीज अपनी बात रखें। बोरासी जी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपका माइक बंद है। सर नमस्कार। सर जी सर, आज के इस वेबिनार में उपस्थित आदरणीय प्रज्ञा दीदी, सांसद भोपाल, प्रियांशु जी, चेयरमैन बाल संरक्षण आयोग, उपस्थिति फाउंडेशन में राघवेंद्र जी, चौबे जी और सभी सदस्यगण, मैं बताना चाहूंगा कि मैं उज्जैन में शिवालिक अकादमी के माध्यम से शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल पर रिसर्च किया है। मैंने प्रशासन में रहते हुए देखा कि वर्तमान में जो आज की युवा पीढ़ी है, भटकाव, दिशा विहीन, अपराध, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, बेरोजगारी, इसमें लिप्त होती जाती, बहुत टेंशन में है युवा पीढ़ी। इन सब बातों को देखते हुए लगा कि इसके दोषी ये युवा पीढ़ी नहीं है, ये बच्चे दोषी नहीं है, लेकिन दुखी ये हो रहे हैं। हमने इसकी गहराई से पता लगाया कि क्या मतलब, ऐसा क्या कारण है जो ये बच्चे पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। उस पे हमने काफी 10 साल करीब रिसर्च चली है और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, तमाम। मतलब ये निष्कर्ष निकल के आया है कि कहीं न कहीं अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली है, अभी आदरणीय प्रज्ञा दीदी ने बताया उस पे प्रकाश। सॉरी सर, डिस्टर्ब करेंगे। सॉरी सर, आप कैमरे की पोजीशन थोड़ा सा दूर से रखिए सर, प्लीज। यस सर, करेक्ट, थैंक यू। इसके लिए दोषी मेघालय की शिक्षा प्रणाली है। मेघालय ने 1835 में जो भारतीय शिक्षा पद्धति को बंद करके उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उनकी शिक्षा प्रणाली लागू किया, और वो अर्थव्यवस्था तोड़ने के लिए थी, पूरे गरीबी के लिए थी। उनकी पढ़ाई ऐसी थी कि कोई मतलब आगे बढ़े ना, सिर्फ उनके प्यून और क्लर्क से आगे ना जा पाए। तो वो पढ़ाई पूरी, अभी 75 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं की उस मेघालय की शिक्षा प्रणाली को बदलने की। बहुत से आयोग हुए हैं, कोठारी आयोग है और शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग हुआ, सबने कोशिश की लेकिन बदल नहीं पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने जो नई शिक्षा नीति लाए 2020 में, इन्होंने स्वतंत्रता के
पहली बार नई शिक्षा नीति दिया, उसमें अब देश को आशाएं हैं कि वो मेघालय की शिक्षा पद्धति समाप्त होगी और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। 186 साल से ये पद्धति चल रही थी और 75 साल के बाद भी शासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि जड़ क्या है बेरोजगारी और गरीबी की। गरीबी और बेरोजगारी की जड़ ये शिक्षा पद्धति है। जितनी गरीबी मिटा रही थी सरकार, उतनी गरीबी बढ़ती जा रही। मतलब इस पे जड़ पकड़ नहीं रहे हैं। उसकी जड़ हमारे इस सरकार ने, माननीय मोदी जी ने पकड़ा और जड़ पकड़ के उस जड़ को ही नई शिक्षा नीति के तहत मेघालय की शिक्षा नीति का पूर्णतः प्रतिबंधित किया और उसके 2-4 साल में रिजल्ट प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें हमने ये देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है मातृभाषा में, सेकंड क्षेत्रीय भाषा, थर्ड नंबर पे आती है आपकी राज्य या क्षेत्रीय भाषा, और फोर्थ पे राष्ट्रभाषा, और फिफ्थ पे आती है इंटरनेशनल मतलब अंग्रेजी। अब हमारे भारत में इसका क्रम उल्टा है। पहले नंबर पर अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे हिंदी मान लो, तीसरे नंबर पर क्षेत्रीय या राज्य की भाषा, और चौथे नंबर पर क्षेत्रीय भाषा, और पांचवें पर मातृभाषा। तो बच्चा सीख नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, सीखना चाहिए, वो अंग्रेजी भाषा सीखने में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो सीख ही नहीं पाता। लेकिन हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में ये मान लिया गया है कि अंग्रेजी आती मतलब बहुत सीख रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा मतलब बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है अंग्रेजी के कारण। उसकी 5वें नंबर पे भाषा है, जिसमें सबसे ज्यादा सीखना चाहिए वो भाषा है ही नहीं। हमारी नई शिक्षा नीति में ये चीज को हटा के मातृभाषा पहले, क्षेत्रीय भाषा ने फिर स्टेट की भाषा ने राष्ट्र की भाषा, इस क्रम में अब ले आए हैं। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी सीखने वाली, नॉलेज वाली। अब रही बात, क्या अंग्रेज ने ही सभ्यता सिखाई है? इसके पहले भी तो भारत में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक सभी तरह का विकास था और संस्कृति बहुत, सभ्यता बहुत विकसित थी। तो वो काहे में थी? अंग्रेजी में थी। अब हमारी सरकार ने वापस चालू कर दिया, मेडिकल इंजीनियरिंग सब पढ़ाई हिंदी में भी होगी। भाषा का हम वो विरोध नहीं कर रहे हैं, भाषा जितनी आए वो है, लेकिन सीखने का सबसे बड़ा माध्यम जो होता है अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, इसमें यदि शिक्षा मिलेगी, और अब मिलना प्रारंभ हो रही नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, अपने आप ये जो समस्या होगी सीखने की और बेरोजगारी की सबसे बड़ा कारण यही रहा है भाषा। लेकिन 2020 की नई शिक्षा नीति में ये चीज हमारी सरकार ने वो कर दिया है। इसको नई शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का महत्व कम करके, सीखे अंग्रेजी, पढ़े, कोई बुराई नहीं है, दूसरी फ्रेंच पढ़े सब, लेकिन सीखना हमारे देश में बच्चे इंग्लिश पढ़ लिए। इंग्लिश भारत में 1% लोग जानते हैं। अब वो नौकरी कहाँ करेगा, बिजनेस कहाँ करेगा? यहाँ करने लायक ही बचा नहीं, क्योंकि वो उसकी भाषा ही नहीं समझते इंग्लिश। तो वो फॉरेन जा रहे हैं। अभी अपन ने देखा यूक्रेन, अफगानिस्तान, तमाम घटनाएं वहां पकड़ में आ गए। मतलब ये तो पता ही नहीं था कि इतने बच्चे, उन बच्चों से चर्चा किया, पता लगा उनको हिंदी नहीं आती। उन्होंने पढ़ाई ऐसी की, देश में सेवा करने लायक नहीं बच्चे। मतलब जितनी जनसंख्या होगी उतने रोजगार ज्यादा होते हैं। ये नहीं मानना कि जनसंख्या बढ़ रही तो बेरोजगारी बढ़ रही है। जितनी जनसंख्या होगी उतने रोजगार ज्यादा होते हैं, लेकिन ये उसको उल्टा सोच रखा है। तो ये भाषा के अब नई शिक्षा नीति में ये चीज पकड़ लिया है सरकार ने भी। लेकिन अभी एक समस्या आ रही है, समाज नहीं स्वीकार कर रहा है कि इंग्लिश तो पढ़ना ही है। फिर भी धीरे धीरे इसमें सुधार होगा कि इंग्लिश बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, होगा सुधार। इसके बाद फिर हमने दूसरी चीज पढ़ा कि मतलब ये बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है। उसका दूसरा कारण पकड़ में आया कि इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र और कृषि, ये हमारे प्राइमरी से जरूरी पढ़ाना चाहिए। ये प्राइमरी से पढ़ाते ही नहीं है, इसीलिए भारत में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। ये प्राइमरी से एक 6 महीने का बच्चा भी पैसा समझता है। तो कृषि और अर्थशास्त्र, या अभी कुछ छूट संशोधन भी चल रहा है अभी नई शिक्षा नीति में, तो ये प्राइमरी से यदि
और जुड़ जाएं, कंपलसरी कर दिया जाए इसको, तो भारत की अर्थव्यवस्था में एक 4 चांद लग सकते हैं। ये पढ़ाते जरूर है, लेकिन उधर 9th के बाद पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइमरी से होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी से कृषि रहेगी तो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो होगा वो एग्रीकल्चर पढ़ लेगा, और शहरी क्षेत्र का गार्डनिंग पढ़ लेगा, किचन गार्डनिंग पढ़ लेगा, फ्लोरिकल्चर पढ़ लेगा। तो इसमें एग्रीकल्चर और ये प्राइमरी से कंपलसरी यदि थोड़ा आ जाए तो अर्थव्यवस्था में, गरीबी में, बेरोजगारी में इस पे हमारा कंट्रोल हो सकेगा। इसके बाद मैंने तीसरा कारण पकड़ा कि बेरोजगारी और गरीबी का हमारे जो युवा पीढ़ी परेशान है, उसमें 3 सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। सरकार ने करा भी है नई शिक्षा नीति में इन पर विचार। पहला सब्जेक्ट है गणित। गणित ने हमारे बहुत से बच्चों की लाइफ खराब कर दिया, वो पास ही नहीं हुए और पढ़ाई छोड़ना पड़ा 5वीं में, 8वीं में या 10वीं में। ऐसा गणित जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। हमने बड़े बड़े इंजीनियर से बात किया कि यार ये पढ़ा तुमने, इस प्रकार के सवाल किए, इसका कहीं उपयोग? तो बोले कहीं उपयोग नहीं, फिर क्यों पढ़ाते हैं? ये अंग्रेज लोग आ गए। हमारे वैदिक गणित वो होना चाहिए, पुराने समय में वही गणित जो उपयोग आता है। बिना उपयोग के गणित बच्चे का दिमाग खराब करना, और कोई गणित बहुत बड़ा वो नहीं है। भारत में हमारे गणित का वो हुआ, वैदिक गणित होना चाहिए, जो उपयोग आए वो गणित होना चाहिए। ऐसा गणित की जरूरत नहीं जो बच्चों को पढ़ाया जाए, इसने भी लाइफ खराब किया है। बच्चे बेरोजगार ने तमाम अर्थव्यवस्था बिगाड़ी। तो गणित, अंग्रेजी मैंने बता ही दिया कि अंग्रेजी के कारण भी, जब भारत में 99% लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा आती है, तो वो अंग्रेजी पढ़ के किनके बीच में व्यवसाय करेगा? कहाँ करेगा व्यवसाय? फॉरेन भागेगा? व्यवसाय लायक नहीं, जिनकी भाषा ही नहीं आती, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स ने देश को बर्बाद किया, मेरा ये कहना है। मैंने चूंकि रिसर्च किया है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बहुत बड़े रूप से, 10 साल का रिसर्च है, इसलिए कॉमर्स के कारण बच्चों का कोई ना मानसिक वो हुआ है, ना कुछ हुआ है। हमारे अंग्रेज ने ये कॉमर्स चालू किया है। ये व्यापारी थे अंग्रेज, उन्होंने अपने देश का विकास करने के लिए, भारत को मिटाने के लिए, और एक विषय के रूप में कॉमर्स रखते हैं। पूरी फैकल्टी कॉमर्स ही रखना शर्म की बात रही। मतलब ये बहुत बड़ा देश के बेरोजगारी में कॉमर्स का योगदान है। कॉमर्स के जगह पर अर्थशास्त्र, हमारे पुराने अंग्रेजों के आने के पहले अर्थशास्त्र में कॉमर्स शामिल है, उसको तो एक सब्जेक्ट बना दिया, और कॉमर्स को पूरी एक फैकल्टी बना के, कॉमर्स एक आर्ट्स, कॉमर्स साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बस ये हो गया। तो कॉमर्स बहुत बड़ा डिफॉल्ट रहा हमारे अंग्रेजों के समय से, और इन्होंने चालू किया, आज भी चल रहा है। इस पर भी थोड़ा से हमें सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमिक में सब आ जाता है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था सुधारना है, गरीबी और बेरोजगारी दूर करना, तो इकोनॉमिक को बहुत महत्व देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर और इसको प्राइमरी से ही कंपलसरी वो किया जाए। फिर अगली चीज आती है कि हमारे जो स्टूडेंट है या समाज है, पेरेंट्स है, 10th, इसमें 10th क्लास, अभी तक तो 10th का ही है, कि 10th क्लास जीवन का निर्णायक मोड़ है। 10th क्लास के बाद उसकी लाइफ का निर्धारण होता है। अब 10th क्लास के बाद जिस बच्चे को बहुत अच्छे नंबर आ गए, आशीष सर थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे प्लीज। जी सर जी कंटिन्यू करें। जिन्हें अच्छे नंबर आ गए उन्होंने साइंस ले लिया, मैथ्स ले लिया, मीडियम नंबर आए उन्होंने कॉमर्स ले लिया, और जिनको कम नंबर आए वो आर्ट्स ले लिया। मेरा यहाँ कहना है कि सब्जेक्ट कोई से भी हो, सब्जेक्ट बुरे नहीं है। स्टूडेंट जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो, हमें 10th में उसकी रुचि पकड़ी जाए, किस क्षेत्र में रुचि नेचुरल होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, साइंटिफिक होती है, उसकी रुचि जिस क्षेत्र में, उसका रुचि परीक्षण किया जाए, उसकी क्वालिफिकेशन पढ़ाई में कैसा वो देखा जाए, उसकी कैपेसिटी मेंटल और ये देखी जाए फिजिकल, और उसकी टैलेंट देखा जाए, ये परीक्षण किया जाए, और फिर उसको जिस क्षेत्र में रुचि हो वो सब्जेक्ट उसको दिलाया जाए। 11th और 12th और कॉलेज में भी वही पढ़े। फिर अगला इसको देखना, नई शिक्षा नीति में ये प्रारंभ किया गया कि कॉलेज में कंट्रोल किया जाए, जिस क्षेत्र में जितनी वैकेंसी है, जगह है, उतने ही वहां सीटें आरक्षित की जाए, और जो जिस लायक आगे नहीं पढ़ना चाहते 10th के बाद, उनको अलग से रोजगार न कौशल गवर्नमेंट कर रही है। अब तो बहुत कुछ हो गया इन 2-3 सालों में। तो ये बेरोजगारी पर, इस पर कंट्रोल होगा बिल्कुल। और हम चाह रहे हैं कि 10th में 4 तरह का टेस्ट हो, रुचि परीक्षण, किस व्यवसाय,
किस जॉब किस में उसकी रुचि है वो सब्जेक्ट ले, ना कि सब्जेक्ट कोई सा भी ले रहे हैं फिर बाद में समझ में आता है मेरे को ये करना चाहता है सब्जेक्ट, सबके साथ वही हो रहा है। तो इसमें रुचि परीक्षण होना चाहिए 10th में, 12th में भी हो जाए एक बार। फिर योग्यता परीक्षण, उस पढ़ने में कैसा है, पढ़ने में आगे इच्छा है तो पढ़े, नहीं तो यहीं उसको रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। फिर उसका कैपेसिटी का एग्जामिनेशन टेस्ट हो जाए और फिर उसका टैलेंट देख लिया जाए। जो आगे जाने लायक उनको आगे बढ़ाएं और जो नहीं जाने लायक उनको यही मतलब उनको रोजगार कौशल विकास तमाम गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये टेस्ट रखना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट अब सरकारी नौकरी के पीछे भागते कि नौकरी उसी को मानते हैं। सरकारी नौकरी कितनी मिलेगी, 1%। सेमी गवर्नमेंट की नौकरी, सेल्फ, प्राइवेट, ये सब क्लियर किया जाए तो बच्चों को पता भी लगे कि नौकरी खाली एक नहीं होती है। जिस क्षेत्र में मतलब वो जाए वहां उसको बताया जाए कि इस क्षेत्र में, तो पता लगे कि कोई बच्चा कॉलेज में निकलने के बाद तो कोई बच्चा बेरोजगार रहेगा ही नहीं। अभी सब कॉलेज के बच्चे ही जो ज्यादा अच्छे नंबर लाए वो बेरोजगार हो गए हैं। ज्यादा अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे बेरोजगार हुए हैं, कम वाले तो सब कर रहा, वो कोई बेरोजगार नहीं, उनकी कोई वो नहीं। और इसमें एक हमारे समाज में या जो भी गलत धारणा है कि पढ़ाई सब कुछ है, कि परीक्षा के अंक सब कुछ है। बच्चे कितने ही सुसाइड कर रहे हैं, कितने टेंशन में, कितने डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं परीक्षा में कम नंबर आए, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। परीक्षा के नंबर लाइफ में सिर्फ 25% होते हैं। 25% उसका इंटरेस्ट, 25% परीक्षा के नंबर, 25% कैपेसिटी और 25% टैलेंट, ये सब मिला के उसकी अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, रोजगार, नौकरी और सब ये मिलता है। लेकिन वो बच्चा सोच लेता है कि सब कुछ पढ़ाई के नंबर है, वो कुछ नहीं। आप पढ़ने में बिल्कुल कम है, पढ़ने में तो आपके पास रुचि होगी, टैलेंट होगा, कैपेसिटी होगी, आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये पकड़ लिया जाए, बच्चा अपने आप को पहचान ले कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। गॉड ने मुझे, प्रकृति ने मुझे किस क्षेत्र के लिए, सबको अलग अलग बनाया है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छी शरीर फिट है, हाइट हेल्थ भी लगभग अच्छी है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा सेना, पुलिस और स्पोर्ट्स में सक्सेस होगा। तो प्रकृति ने बनाया कि हमारा तन ऐसा, मन ऐसा, तो किस क्षेत्र में, ये पहचान कर ले बच्चे। टेस्ट होता है इसका परीक्षण कर ले कि ये बच्चा के शरीर ऐसा, मन ऐसा, तो इस क्षेत्र में सफल होगा। ये 10th में उसको सब टेस्ट कर लिया जाए तो बच्चा कभी आगे रह के जिस क्षेत्र लायक है, कोई कला में जाएगा, कोई संगीत में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। अभी क्या हुआ कि सभी बच्चे भेड़ चाल चले हैं। इस 4-5, 25-30 साल से ज्यादा वो हो गया कि जो अच्छे बच्चे थे सब मैथ साइंस में लिया और उन्होंने डॉक्टर बन गए। डॉक्टर की तो आवश्यकता हमें बहुत अच्छा है, लेकिन इंजीनियर में ज्यादा हो गए। सब बच्चे, अच्छे बच्चे IIT में इधर चले गए, अब ज्यादा हो गए तो वो बेरोजगार हो गए। तो इसको भी ध्यान दिया जाए। राशि सर 1 मिनट में कंप्लीट करें। ओके सर। तो इसमें यह है कि मेरा यही कहना है कि 10th क्लास में 4 तरह के टेस्ट यदि प्रारंभ हो जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ हमारे भारत सरकार ने चेंज किया है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। धन्यवाद सर। मैंने शिक्षा को रोजगार में जो कमियां थी उसके बारे में कुछ बताया और सुझाव बताया, और किसी के कोई प्रश्न हो तो मेरी इस पे बहुत बड़ी रिसर्च है। लेते हैं, हम प्रश्न लेंगे। बहुत धन्यवाद बोरासी सर। आज का हमारा वेबिनार सर जो आज का हमारा ये 100वां वेबिनार जो 29 मई को कंडक्ट किया गया है, अब अपनी पूर्णता की तरफ चल रहा है। मैं आज के वेबिनार के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं और आप सभी वक्ताओं को, आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम प्रयास करेंगे कि इस वेबिनार की श्रृंखला को आगे इसी प्रकार कंटिन्यू करें। और इन पंक्तियों के साथ आज मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर को पानी में बदलने की कला अपने मोटिवेशन के माध्यम से लगातार करने वाले हमारे संस्था के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से आग्रह है कि आज का अध्यक्षीय उद्बोधन दें। उसके पश्चात
हम क्वेश्चन आंसर सत्र के लिए इस सत्र को ओपन सत्र करेंगे। हमारे माननीय वक्ताओं से आपको किसी को भी जो प्रश्न पूछना है तो हम उसके लिए आपके प्रश्न लेंगे। आप हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की तरफ अग्रसर होता हूँ। भाई साहब, मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? अभी नहीं प्लीज। सभी को सादर नमस्कार। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हमने जिस श्रृंखला को आज यहाँ तक ले आए हैं वो बहुत छोटे रूप में शुरू किया था, और जिस दिन हमने यह शुरू किया था तो हमें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम इसको 100 वेबिनार तक ले जाएंगे। अभी कल परसों हमारी कोर टीम चर्चा कर रही थी आपस में, तो किसी ने कहा कि इसको हम 125 वेबिनार करके बंद कर देंगे। मैंने कहा नहीं, इसको तो 2500 वेबिनार करने के बाद भी हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं वास्तव में जिन्हें अपना भला बुरा नहीं मालूम। मैं अक्सर कहता हूं कि किसी बच्चे के सर पर हाथ रख के कोई चर्चा कर रहा है, उसको बात कर रहा है, उसको यह नहीं मालूम होता ये व्यक्ति मेरे से वासना में बात कर रहा है कि वात्सल्य में बात कर रहा है। मित्रों, जो वासना और वात्सल्य का अंतर नहीं समझता, हम उसका संरक्षण करना है। अब आप कल्पना कीजिए हम कितने बड़े कार्य को करने जा रहे हैं, और इन बच्चों के अंदर कैसी कैसी प्रतिभाएं होती हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हमारे विद्वान वक्ता आदरणीय प्रियंक जी ने जो भरत का उदाहरण दिया है, और उन्होंने कहा किन परिस्थितियों में वह आगे बढ़े हैं, तो वास्तव में इनके अंदर कितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं छुपी होती हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं, नहीं फूलते कुसुम मात्र, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वो, अमित बार खिलते हैं वो, पुर से दूर कुंजन कानन में, समझो कौन रहस्य क्या, समझे कौन रहस्य क्या, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर, बड़े बड़े कीमती लाल। तो वास्तव में इन बड़े कीमती लालों का हम संरक्षण करते हैं। जलद पटल में छिपा किंतु, जलद पटल में छिपा किंतु, रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। तो वास्तव में मुझे लगता है रामधारी सिंह दिनकर जी ने ऐसे ही इन बच्चों के लिए पंक्तियां कही होंगी जो अपने संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं, और हम उनके संघर्ष के साक्षी और सहयोगी बने। हमारा यह वेबिनार की श्रृंखला इसी कड़ी में काम कर रही है। पूरे देश भर से जो लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, ऐसे सभी लोग जुड़ते हैं। मैं इन सभी प्रतिभागी जो यहाँ जुड़ते हैं, ऐसे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपके इस कठिन परिश्रम की वजह से, आपकी सतत साधना की वजह से हम इस वेबिनार की श्रृंखला को पूर्ण करने जा रहे हैं। और जिस तरह की आपसे जो फीडबैक मिलता है, चर्चा में जो निकलता है, उससे मुझे लगता है हम इस श्रृंखला को कभी बंद नहीं होने देंगे जब तक बच्चा है। और इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक भी बच्चा अगर परेशान है, उसको अपना अधिकार नहीं मिला है, तो हम मानते हैं कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। यह वेबिनार और वेबिनार से मिलने वाली जानकारी जो प्रत्यक्ष रूप में हम जमीन पर काम करते हैं, इस श्रृंखला को हम अधिक सख्ती से बढ़ाएंगे। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका जो सहयोग है, आप सबका जो समर्पण है, वह इसको बहुत शक्ति देता है। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि अंधेरे ने उजाले से कहा, मेरा काम करेगा कौन, रह गया सुनकर सारा जगत निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने हाथ जोड़कर कहा, जितना बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा। तो हम सब लोग आज यही कहेंगे कि हम सब माटी के दीपक की तरह बन करके और इस अंधेरे का संपूर्ण नाश करेंगे। और इस हमारे प्रदेश में नहीं, हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई बच्चा कभी अनाथ नहीं होगा। इसलिए हमारे कहा गया है, बच्चा अनाथ नहीं है, बच्चा सोनाथ है, उसका साक्षात ईश्वर उसका पालक है। और हम यह काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ईश्वर की सेवा करते हुए ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं। इसी भाव और भावना से हम इस काम को करेंगे। आज आदरणीय प्रज्ञा दीदी ने हम सबको आशीर्वचन दिया, हमारे उत्साह को बढ़ाया। वो एक विद्वत्ता की और एक समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। उनका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत संबल देगा और हमारे कार्य को और अधिक ताकत से करने की प्रेरणा देगा।
बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ा अथॉरिटी अगर कोई इस देश के अंदर है तो आदरणीय प्रियंका कानूनगो जी हैं। वो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने समय दिया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय बोरासी जी जो एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो अपनी काम की विशेष पहचान के कारण जाने जाते हैं। कई बार वो हम देखते हैं कि जहां वो अधिकारी के रूप में रहे हैं उन्होंने एक विशेष छवि छोड़ी है अपनी, और बीच में ही अपनी सेवा से सेवानिवृत्ति लेकर के समाज के ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम करते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी प्रदेशों से, जो सभी चैप्टरों से हमारे लोग जुड़े हैं उनको। और मुझे लगता है कि हम इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते जाएंगे। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस वेबिनार की यही है, अभी तक ये रही और आगे भी रहेगी, कि हमें जो विद्वान लोगों ने समय दिया है, जिसमें हम देखें सुप्रीम कोर्ट के, सम्मानीय हाई कोर्ट के बड़े जस्टिस, बड़े बड़े जो इसके वकील हैं उन्होंने समय दिया, प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारियों ने समय दिया, समाज सेवा के रूप में इनका बड़ा स्थान उनका दिया। हमें आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी का भी आशीर्वाद मिलता है, जस्टिस हौसला प्रसाद जी, जस्टिस एन.के. जैन साहब, ऐसे कई बड़ी बड़ी मूर्धन्य विद्वानों ने इसमें समय दिया है। और हम श्रृंखला को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम इसके बाद अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को चालू रखते हैं। धन्यवाद भाई साहब अध्यक्षीय उद्बोधन के हेतु। हम एक एक करके प्रश्न उत्तर लेंगे। हैंड रेज करते जाइएगा, उस हिसाब से लेते जाएंगे। कृपया बीच में माइक ऑन ना करें, मैं सबके प्रश्न लूंगा, बीच में माइक ऑन करेंगे बहुत डिस्टरबेंस होता है। नवीन जी ने हैंड रेज किया है। नवीन सर, एडवोकेट नवीन सर दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। सर अपनी बात रखें। नमस्कार कृपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस 100वें वेबिनार के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपके प्रयास और आपके कठिन परिश्रम के लिए आपको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने अभी सुना, मैं शिक्षा नीति पे हमारे माननीय वक्ता बोल रहे थे, तो मैं ये आपके विचार इस पर जानना चाहता हूँ कि आज तक जो भारत में शिक्षा नीति रही है, क्या वो शिक्षा नीति का पतन हो गया, या भारत की शिक्षा नीति अपने पतन की ओर जा रही है? एक दूसरा, क्या अभी तक की जो शिक्षा नीति है और जो आने वाली शिक्षा नीति है वो संपूर्ण रूप से एक बच्चे के बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवसायिक और वैश्विक स्तर पर जो उसे होना चाहिए, क्या उसको पाने में पूर्ण रूप से सक्षम रही है? और जैसा आपने इंग्लिश के विषय में कहा, क्या इंग्लिश के अतिरिक्त कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो संपूर्ण भारत को एक रूपता में बांध सके, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और वैश्विक अवधारणा है भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आदरणीय मोदी जी ने भी कई बार कहा है, तो क्या इंग्लिश के अतिरिक्त कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो इस संभावना को सार्थक करे? बोरासी सर आपसे प्रश्न था। सर आप प्रश्न प्रश्न का जवाब दें। मुझे लगता है बोरासी सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी ने हैंड रेज किया। राजेश शुक्ला जी अपनी बात करें रखें। सर आवाज आ रही सर? सर जी आप रखें अपनी बात जी। सर इसका जवाब ये है कि अंग्रेजी बिना काम नहीं चलेगा। तो अंग्रेजी को हम, भारत सरकार भी बंद करना नहीं चाहती, लेकिन हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को महत्व दे रहे हैं, जो मातृभाषा है शिक्षा में। अंग्रेजी को बंद करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है नई शिक्षा नीति में भी। ऐच्छिक एक सब्जेक्ट के रूप में रहे, मीडियम का थोड़ा सी उस शिक्षा नीति में, मीडियम के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था और जो तमाम बेरोजगारी है उसमें ये है। सब्जेक्ट को वो नहीं करा है कि अंग्रेजी बंद कर दी जाए, काम चल ही रहा है। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, राष्ट्रभाषा है हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, उनको महत्व दिया गया। मीडियम का थोड़ा सी प्रॉब्लम तो ही है मीडियम की। राजेश जी अपनी बात रखें। राजेश शुक्ला जी। हेलो
राजेश जी अपनी बात रखें, राजेश शुक्ला जी। यशवंत जी रखें अपनी बात, यशवंत ठगेले जी अपनी बात रखें भाई साहब। भाई साहब सभी को नमस्कार, और ये 100वीं वेबिनार के लिए CCF और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। मेरा क्वेश्चन सर से था कि चूंकि मैं जबलपुर बाल कल्याण समिति में हूँ, इस नाते बालकों की बात करूंगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास काफी ऐसे बच्चे आते हैं जो जिनकी शिक्षा शुरू से शुरू नहीं हुई होती है, अब वो बीच में आ जाते हैं। वो पता पड़ा बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, वो हमारे पास आ गया। अब उसका कोई संरक्षक नहीं है। अब उसको शिक्षा से जोड़ना है या कौशल विकास से जोड़ना है या उसके इंटरेस्ट के विषय से जोड़ना है, तो हम काउंसलिंग से उसको लेके जाते हैं और काउंसलिंग में उसको सर्च करते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है और उस कौशल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बेसिकली किसी भी कौशल विकास से जुड़ने के लिए एक बच्चे को शिक्षा से जोड़ना जरूरी रहता है। तो वो शिक्षा, कौन सी शिक्षा उसके लिए उचित हो कि वो 10 या 15 साल का बच्चे को कहाँ से शुरुआत और कैसी कराई जाए, वो कैसे वो मेन मतलब शिक्षा को शॉर्टली समझ सके, ऐसा कोई जरिया है क्या? थोड़ा शॉर्ट में प्रश्न करेंगे, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया। मुरासी सर आपसे प्रश्न है जी। हमने जो बात कही है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की, उसमें जो शिक्षा ऐसी कर दी जाए कि रोजगार से जुड़े। भाषा की प्रॉब्लम है वो हटा दी गई है नई शिक्षा नीति, वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लगभग अभी 30% 70% थ्योरी प्रैक्टिकल हो रहा है। हमारा तो ये मानना है 50% प्रैक्टिकल होना चाहिए, 50 थ्योरी होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो उसको खरीफ और रबी की फसलों के लिए भेजना चाहिए गाँव में, तब सीखेगा अच्छी तरह। वो वहीं के नहीं, मतलब आधा प्रैक्टिकल का ना, कुछ बच्चे थ्योरी अच्छा जानते हैं, कुछ प्रैक्टिकल। थ्योरी जानने से कुछ नहीं होता, फील्ड का वो है। तो नई शिक्षा नीति में भी यही है। तो शिक्षा जी सर मेरा ये कहना है, जो बच्चा CCI में आया, अनाथ है, जो बाल गृह में आया, जो बाल सुधार गृह में जो बच्चा आया, उसकी अभी किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं हुई है और वो 10 और 15 साल का हो गया है, उसे किस प्रकार से शिक्षित किया जाए, ये मेरा ये क्वेश्चन है सर। इसका तो सचिव जी आप ही आंसर दे दीजिए प्लीज। आप क्या करते हैं आप बता दीजिए। उसे प्राइवेट पढ़ेगा, 5वीं पढ़ेगा, 8वीं पढ़ेगा, 10वीं एग्जाम देगा। वो सर ब्रिज कोर्सेज चलते हैं, राज्य स्तरीय चलते हैं ब्रिज कोर्सेज। उससे बच्चे की योग्यता के अनुसार ब्रिज कोर्स में आप एडमिशन दिला सकते हैं। और लोकेंद्र जी ने हैंड रेज किया है। लोकेंद्र जी उज्जैन से हैं। लोकेंद्र जी भाई साहब अपनी बात रखें। आदरणीय लोकेंद्र जी। जी आप सभी को प्रणाम करता हूं। और हम देख रहे हैं देश के बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले दो महानतम सदस्य जो हैं हम लोगों के बीच में रहे, आदरणीय राघवेंद्र जी और आदरणीय प्रियंका जी। अभी बीच में एक प्रश्न आया था कि कोई एक ऐसी भाषा हो सकती है क्या जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हो, तो वो संस्कृत भाषा है, जिसमें 70 से 80% शब्द जो है सभी भारतीय भाषाओं में संस्कृत से ही समाहित हैं। और यदि संस्कृत का व्याप्त बढ़ेगा तो अंग्रेजी जैसी व्याकरण से असम्मत भाषा तुरंत दूर हो जाएगी। और वैश्विक तौर पे भी जर्मन में, फ्रांस में, जापान में, सब जगह अमेरिका में भी जो है वो संस्कृत भाषा का प्रसार है। इसलिए संस्कृत के संबंध में हम विचार कर सकते हैं। मेरा प्रश्न आदरणीय प्रियंका जी से था। आदरणीय प्रियंका जी ने अपने वक्तव्य में ये बताया था कि उज्जैन में जो है एक संस्था द्वारा बहुत बड़ा सर्वे किया गया है और शायद उसको लीक भी किया गया है। तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है? और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि उस संस्था के द्वारा अभी अपने कार्य का व्याप्त जो है वो सभी ग्रहों तक भी कर लिया गया है और वो डाटा बड़ी मात्रा में यहाँ से लिया जा रहा है। तो यदि हम लोग इस संबंध में कुछ कर सकते हो अपने अपने जिले में, तो वो संदेश अवश्य देने की कृपा करें, कष्ट करें। प्रियंक जी है नहीं भाई साहब, प्रियंक जी लेफ्ट कर चुके हैं। ये प्रश्न हम प्रियंक जी से लेकर के अपन डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। जी भाई साहब मेरा भी श्रुति खरे जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। डॉक्टर श्रुति खरे, प्रश्न थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे तो हम जल्दी जल्दी ले पाएंगे। श्रुति खरे जी सुन रही हैं? डॉक्टर श्रुति खरे। जी नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न शिक्षा नीति पर ही है। सर ये
अंग्रेजी, हिंदी और भूगोल जो आपने कॉमर्स के बच्चों के लिए बताए, उसी पर एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इस पर ये नई शिक्षा नीति की क्या भूमिका है सर? साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों के आने के पूर्व साइकोलॉजी, इथिक्स और फिलोसॉफी भारत में इसमें काफी, इसके बिना तो देश का ना विकास हो सकता है ना कुछ हो सकता है। अभी ये सब्जेक्ट आ गए हैं आर्ट्स में, तो हमने बताया ना कि आर्ट्स तो बच्चे बहुत कम, जो अच्छे बच्चे साइंस मैथ में जाते हैं, साइंस बायो में जाते हैं, सेकंड जो कम नंबर रहते हैं सेकंड वाले कॉमर्स में जाते हैं, और ये सब्जेक्ट तो कोई ले ही नहीं रहा। लेकिन ये भारत के विकास के लिए मनोविज्ञान, आप जनता में काम करना है, बच्चों में काम करना, तो बाल मनोविज्ञान का नॉलेज होना, वृद्धों में करना उनका होना चाहिए, युवा मनोविज्ञान होना चाहिए। जो मनोविज्ञान हर क्षेत्र में जरूरत है। हमने तो एक सुझाव शिक्षा नीति में ये भी दिया है कि डॉक्टर और इंजीनियर को भी मनोविज्ञान पढ़ाया जाए, इथिक्स पढ़ाया जाए, मतलब नैतिकता, और ये फिलोसफी पढ़ाया जाए, चिंतन करें, मनन करें, उससे रिजल्ट मिलता है। तो ये 3 सब्जेक्ट अभी कुछ अंग्रेज की शिक्षा नीति और उसके बाद में काफी वो हो गया, क्योंकि तीनों आर्ट्स के हैं, आर्ट्स बहुत कम या अच्छे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो कहाँ से नैतिकता आएगी? डॉक्टर में कैसी नैतिकता, इंजीनियर में कैसी नैतिकता? तो ये सब्जेक्ट हमने तो ये भी कहा कि ये तीनों सब्जेक्ट उधर हर फील्ड में लागू किए जाए, तो ही देश का एक थोड़ा सुधार हो सकता है। डॉक्टर लक्ष्मण अपनी बात रखें। डॉक्टर लक्ष्मण प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन। नमस्ते, फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट, चेयरपर्सन CWC। एक्चुअली मेरा प्रश्न था मिस्टर हमारा NCPCL का जो चेयरमैन प्रियंका कानूनगो के पास, ये हर स्कूल में हमारा चाइल्ड के राइट्स में कोई किताब होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। हम CWC में काम कर रहा है, ये बात हमारा पास जानना है, वो नोन है, और कोई एडल्ट पर्सन एडवोकेट के पास ये नोन है, लेकिन कि कोई पेरेंट का पास, कोई स्टूडेंट का पास ये नहीं जानकारी है। तो स्टूडेंट सेल्फ के लिए ये जानकारी नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट का कितना राइट्स है, कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए, इसको पता जरूर चाहिए। ये मेरा प्रपोजल है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली प्रियंक सर ट्रेवल कर रहे थे, वो बस लेफ्ट हो गए हैं, पर हम आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन, प्रियंक सर से आंसर लेके मैं आपको जवाब दे दूंगा जी। ओके, थैंक यू। राजेश शुक्ला जी अपनी बात रखें। राजेश जी हमारे मध्य प्रदेश CCF के प्रभारी हैं। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप बात? राजेश शुक्ला जी जी बात रखें। नमस्कार भाई साहब, मेरा बैटरी लो जा रही है। मेरा प्रियंक जी से वो था, उनका मुझे जो अध्ययन था। आवाज बहुत कम आ रही है राजेश भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रियंक जी भाई साहब का अध्ययन था यूनिसेफ और चाइल्डलाइन जैसी संस्थाओं को के लेकर, उसी संदर्भ में मेरा वो था कि इन संस्थाओं के माध्यम से जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है देश में और प्रदेश में, मुझे लगता है कि इस पर बहुत एक बारीक अध्ययन, मुझे लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग भी होना चाहिए। और मैं अपने प्रदेश की ओर से मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया की ओर ये प्रस्ताव रखूंगा कि माननीय कानूनगो जी भाई साहब के उसमें और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के मार्गदर्शन में हम इस पर एक कोई अच्छा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाए, जिससे हम ऐसी कई सारी चीज़ों से जो बच्चों के डेटास को भारत से बाहर देना या किसी गलत हाथों में जाने उनके लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। यही मेरा एक सजेशन था। धन्यवाद। बात कर लेंगे इस बात में। भाई साहब प्लीज मैं भी कहूंगी एक बात, मेरी भी ये मैसेज पहुंचाइएगा कि राष्ट्रीय माया जी आ रहा हूँ बीच में आपकी तरफ, आपका नंबर आ रहा है, बोलिए अपनी बात रखिए जी। मेरा भी जो प्रश्न है, और बहुत सारे प्रश्न आ गए अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानून जी से सुनकर कि जो यूनिसेफ की कार्यप्रणाली है एवं द्वारा जो कुछ घटनाओं के संदर्भ में जो बताया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो एक भ्रम है। इसके बावजूद शासन से लेकर निचले स्तर तक यूनिसेफ के एक्सेप्टेंस से हम कैसे बाहर आ पाएंगे, क्योंकि आज भी यूनिसेफ को हर स्तर पर अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। हमारी नियुक्ति के बाद जो हमारी 3 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन भी यूनिसेफ के द्वारा दिया गया, तो इनकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों?
और मेरा तो ये प्रश्न भाई साहब से रहेगा और इसका आंसर भी मुझे चाहिए रहेगा। जी मुझे लगता है ये प्रश्न सही नहीं है। एक शासन की व्यवस्था है, अगर हमें किसी से शिकायत है, कुछ ऐसी बात करनी है तो शासन स्तर पे होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न करे, बुरासी जी से कोई प्रश्न है तो करे। प्रियंक जी और प्रज्ञा दीदी दोनों जा चुके हैं, शिक्षा से संबंधित प्रश्न है उसी को हम लेंगे। जी रखें अपनी बात। माया दीदी, माया जी। भावना जी ने हैंड रेज किया है, भावना शर्मा जी। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो 100वें एपिसोड की, और भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मेरा प्रश्न ये है, हम शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा का जो प्राइवेटीकरण कर दिया गया है, जिसके अंदर शिक्षा को एक आय का साधन बना के रख दिया गया है, और शिक्षकों से शिक्षा की अब अपील नहीं की जाती है, बल्कि ये अपील की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेके आए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से ही 12वीं पास बच्चे या 10वीं पास बच्चे वो लेके आए और एडमिशन करा दें। बस मेरा यही प्रश्न है कि इस व्यवस्था को जो ये मशरूम की तरह फैल चुकी है, इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि इससे देश का जो प्रगति है वो तो रुक ही रही है, और साथ ही जो शिक्षा का स्तर है वो गिर रहा है। ठीक है, नई शिक्षा नीति आ रही है, मगर क्या इस क्रम को रोके बिना हम आगे बढ़ पाएंगे? जी सर, आपसे भावना दीदी का प्रश्न आपसे है। बुरासी सर, आपने म्यूट कर लिया है, अनम्यूट करें प्लीज। भावना जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जो प्राइवेटीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे इसमें दो चीज आती है। गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट संस्थाएं जितनी भी है, यहाँ पर साधन सुविधाएं तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर, टीचर हैं, बहुत योग्य हैं। रही बात प्राइवेट संस्थाओं में, साधन सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोफेसर, टीचर इतने योग्य नहीं है। तो अब इसमें समाज भी दोषी है। हमारे बच्चों को हम कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट में अच्छी साधन सुविधा है, खूब बढ़िया दिख रहा है, खूब बढ़िया अच्छी बिल्डिंग बनी है। हमें समाज को भी, तो शिक्षा में समाज, परिवार, शासन सभी का योगदान है। अब नई शिक्षा नीति में अब इनकी तमाम, अभी तो कोचिंग संस्थान तमाम है, उसके नियम ही नहीं है। नियम अलग अलग बन रहे हैं, अब अभी बने भी नहीं है, उन पर एक्शन भी नहीं ले सकते। वहां कौन पढ़ा रहे हैं? सब बच्चों का शोषण हो रहा है। तो आपका बिल्कुल सही है, अब वो उस पर अब रोक लगेगी। नई शिक्षा नीति में सब प्रावधान है, एकदम से नहीं हो सकते, धीरे धीरे कुछ कमियां भी रहती हैं, फिर सुधारते हैं उसको। 186 साल माया जी ने हैंड रेज किया। माया जी, आप कुछ और कहना चाहती हैं? माया जी, जबलपुर CWC। माया जी, अभी आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं आप? उपेंद्र नाथ दुबे, आपने हैंड रेज किया है। उपेंद्र जी, उपेंद्र नाथ दुबे जी सुन पा रहे हैं? अपना प्रश्न रखें। ममता जी, आप अपनी बात रखें। ममता दीदी रीवा CWC से हैं, अपनी बात रखें। सर मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है कि जैसे सर ने बताया कि बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है, आगे व्यवसाय में जाएं या नौकरी करने के हिसाब से। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि केवल शिक्षा के अलावा बच्चे शिक्षित होते हुए बहुत सारी विधाओं में मास्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए खेल हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया। पर मैंने यहाँ पे खुद रीवा में देखा है सर कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी और अच्छे अच्छे बच्चों को ना तो वो सुविधाएं मिल रही हैं, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वो इससे बहुत टेंस है सर और डिप्रेस होते हैं। तो मेरा निवेदन है सर, क्या शिक्षा नीति में इस तरह का कुछ हो सकता है कि बच्चों के लिए सारी सुविधाएं जो बाहर देशों में मिलती हैं, बच्चों के ऊपर व्यक्तिगत ध्यान देके उन्हें उनके रुचि के अनुसार आगे बढ़ाया जाता, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैडम, नई शिक्षा नीति में इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे की रुचि के अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएं और उसमें सुविधा दिए। रुचि के अनुसार जाएगा तो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे। अभी क्या हुआ है कि सबको, हमने तो इसमें जो रिसर्च किया है उसमें यह आया है कि 5 क्षेत्रों में देश के बच्चे पूरे चले गए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, IT में, और ये अपने BBA MBA में, और इनमें चले गए बच्चे। तो 5 की भीड़ लग गई, सब बेरोजगार, दूसरे सेक्टर खाली पड़े हुए हैं।
तो रुचि अनुसार ये सब डिफरेंस जाएंगे, ऑटोमेटिक जाए, किसी को ले ना जाए। ये लालच देख के जो प्राइवेट संस्थाएं कराती है ना कैरियर गाइडेंस, इससे बेरोजगारी बढ़ी है। 5 क्षेत्र में पूरे बच्चे ले लिए, बाकी सेक्टर खाली पड़े हुए हैं, उनकी इच्छा अनुसार छोड़े जाए, कोई दबाव न दिया जाए। बच्चे पे पेरेंट्स भी न दे, पेरेंट्स भी बहुत दबाव देते हैं। तो बिल्कुल उनमें जो रुचि है, जो और रुचि मैंने बताया ना नेचुरल होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। किस क्षेत्र में कौन सा काम करने के लिए बनाया है, उस क्षेत्र में यदि बच्चे आगे जाएंगे तो सक्सेस रहेंगे, नहीं तो फिर सक्सेस डॉक्टर बनाए, एक डॉक्टर रुचि से बनाए, एक डॉक्टर जबरदस्ती चाहे तो डोनेशन देके बनाया, जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनाया, तो जो रुचि से बना उसका नाम चलेगा, वो देखते ही से मरीज ठीक हो जाएंगे। और जो डोनेशन से बनाया, बिना रुचि से बना, वो बैठा रहेगा, कोई नहीं पूछेगा उसको। तो चल रहा है मैडम इस पे काम, नई शिक्षा नीति में काफी प्रोग्रेस आएगी। जो आपने पुरानी पद्धति की मैंने बताया ना 186 साल पुरानी मेघालय वाले कारण प्रॉब्लम आई, 75 साल ये होगा, लेकिन अब होगा इस पर। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। कृपा शंकर जी ने हैंड रेज किया है। अपर्णा जी, अब उपेंद्र जी रखें अपनी बात। हाँ जी, कृपा शंकर जी, सभी एपिसोड के लिए बधाई। दरअसल भाषा विवाद को लेकर के तब से हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी के मानस की 2 चौपाई हैं, वो सारे प्रश्नों का हल अपने आप में है, और कुछ प्रश्न भी अराइज करते हैं वर्तमान परिस्थिति में। गुरु गिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेला सकल नृप लीला। बच्चों का कोई भाषा नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई भाषा लेके जन्म नहीं लेता है, और कालांतर में जिस परिवेश में वो रहता है वो उसका भाषा होता है। तो निश्चित तौर पर जो भाषा का विवाद है या जो भी उठ रहा है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, कुड़ुक हो, ऐसे मतलब नहीं है। मतलब है कि जो बच्चों के कल्याण के लिए सन्निहित हो। अभी झारखंड के परिवेश ऐसे हैं कि कई जंगली क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ का भाषा हम लोग नहीं समझते हैं। कई वर्षों से बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कैलाश जी का एक कर्म भूमि भी है जहाँ हम काम करते हैं, उनके साथ और पीएम नैयर के साथ भी हमने काम किया है। तो भाषा कहीं आकर के बहुत बड़ा विवाद खड़ा नहीं करता है। दरअसल जो आज का परिवेश है, पुनर्वास की जो नीतियां बनी हैं उसको लेकर के प्रश्न होने चाहिए। आज बहुत बड़ी समस्या हो रही है पठारी क्षेत्रों में, जो गरीब क्षेत्र हैं। बच्चे को पढ़ने के लिए तो स्कूल बहुत खुले हुए हैं, माने प्रत्येक 1 किलोमीटर पर स्कूल है सब शिक्षा अभियान के तहत, लेकिन नामांकन होता है, प्रतिधारण नहीं होता है। तो हम लोग भाषा पर नहीं जाएं, बल्कि ये देखें कि बच्चों को हम कैसे जोड़ें वर्तमान की व्यवस्था से। हम तो यही कहना चाहेंगे, और कृपा शंकर जी की कृपा है, अभी तो बहुत सारा चीज आएगा जब एपिसोड चलना है। तो बहुत बहुत बधाई कम शब्दों में। धन्यवाद सर। अपर्णा दीदी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। अपर्णा दीदी। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अभी हमारे जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें 8th क्लास तक अनिवार्य रूप से पास करने की वो है प्रथा। अब यह प्रश्न ये उठता है कि जब 8 तक बच्चे को अनिवार्य रूप से पास कर दिया जाता है, जब छात्र 9वीं और 10वीं में आता है तो उसको ना तो लिखना आता है ना ही पढ़ना आता है, जबकि पुरानी जो हमारी नीति थी उसमें बच्चे को फेल भी किया जाता था और उसको एटी भी आती थी। तो जब वो बच्चा 11th-12th में जाता है तो उसको किसी भी तरह की कोई नॉलेज ही नहीं होती। इसमें क्या हमारी नई शिक्षा नीति में कुछ प्रावधान है इसके लिए? मैडम ये अभी नई शिक्षा नीति तो मध्य प्रदेश में अभी लागू होना है। अपन तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी एकदम से स्टार्ट नहीं हो पाई है। और अभी एकदम अब ये शिक्षा नीति ऐसी कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, फॉलो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नई शिक्षा नीति को करना ही है। लेकिन अभी आपका जो प्रश्न है कि 5th और 8th में बिना परीक्षा के, मतलब बिना बोर्ड परीक्षा के पास कर दिए जाएंगे सभी, 8वीं के बाद फिर 10वीं में फेल होंगे, आपका यही कहना है। तो शायद अभी निर्णय नहीं हो पाया है इनका, या 5वीं या 8वीं की परीक्षा होगी बोर्ड टाइप की, क्लियर नहीं, मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ अभी आपको। ठीक सर। नवीन सर ने फिर हैंड रेज किया, हम एक प्रश्न और ले रहे हैं। नवीन सर, एडवोकेट नवीन सर अपनी बात रखें प्लीज। धन्यवाद कृपा शंकर जी। ये प्रश्न शायद एक एडवोकेट होने के नाते मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर शिक्षा नीति के ऊपर बात चल रही है तो मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु अगर आप अपनी धार्मिक शिक्षा नीति को देखें, चाहे वो रामायण और महाभारत हो, तो वो एक संपूर्णता की ओर इशारा करती है। व्यक्ति के आत्मिक
लौकिक परलौकिक सारे तरह के शिक्षा को परिपूर्ण करते। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए भी राज्य धार्मिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए अग्रसर हो सकता है? बुरासी सर, पर ये तो मुझे लगता है एक वकील ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे शिक्षाविद के तो अलावा। इसलिए मैंने बोला कि मैं वकील होने के नाते पूछना चाहिए, मैंने शिक्षाविद होने के नाते आपसे आपकी राय जानना चाहिए कि आप क्या देखिए, सोचते हैं इसके ऊपर। आप देखिए, सब अपने धर्म की शिक्षा लेने में कहाँ बुराई है, ले ही रहे हैं। यानी अब रही बात, राज्य क्या हस्तक्षेप कर सकता है? आपके विचार से करना चाहिए राज्य तो हस्तक्षेप? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि राज्य का हस्तक्षेप आपके विचार से ऐसे शिक्षाविद के नाते होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्रश्न था। अब राज्य तो जहां सरकार है, राज्य वो नीति बनाएगा, उस नीति का तो पालन करना ही है ना। नहीं, पर उनका प्रश्न है क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, राज्य की बात करें तो हम राष्ट्र पे चलें, कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक शिक्षा देना उचित है, किसी भी धर्म की शिक्षा, और अगर अनुचित है तो किसी भी धर्म को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। मेरे ख्याल से यही प्रश्न है वकील साहब आपका। नहीं, मैंने कहा एक शिक्षाविद इस बारे में क्या विचार रखते हैं, कानून के बारे में नहीं, क्योंकि शिक्षाविद क्या सोचते हैं कि राज्य को धार्मिक शिक्षा के विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें संविधान को ध्यान में रखते हुए संविधान की बात जो गवर्नमेंट की नीति, उसको तो जिस देश की है पालन करना ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये बहस का विषय हो जाएगा। एक आखिरी प्रश्न दे रहे हैं, सुनीता जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें, हम समय से बहुत आगे निकल चुके हैं। सुनीता जी अपनी बात रखें। जी सर, नमस्कार। सोबे वेबिनार पे मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां हैं हम सभी को जुड़ने के लिए। सर, मेरा प्रश्न ये था कि जब बात शिक्षा नीति की हो रही है तो अभी उस बात पे हम चर्चा कर ही रहे हैं, जो कॉन्वेंट एजुकेशन कल्चर है और जो दूसरे स्कूल के एजुकेशन कल्चर है, उसमें धार्मिकता को लेके काफी ज्यादा असमानताएं हैं। तो क्या हम एक ग्लोबल शिक्षा नीति को के बारे में मतलब क्या सोच रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी सर से। जी मैडम, अभी है मध्य प्रदेश की बात हम करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कॉलेज में तो लागू हो गई है जी। और यही आपका जो प्रश्न है, जहाँ की कॉन्वेंट, मिशनरी, ये स्कूल, तो इस पे अभी सरकार अभी नई शिक्षा नीति में थोड़ा सा मनन चल रहा है, वो चल रहा है, तो एकदम से लागू नहीं हो पाई, होगी लागू। बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम में, उनका क्या किया जाए, 5वीं में पढ़ लिया, 3री पढ़ लिया, पूरे इंग्लिश में, अब आगे क्या होंगे, तो उस पर मनन चल रहा है, लागू होगी, वो भी प्रदेश में भी लागू होगी, स्कूल में भी, कॉलेज में तो हो चुकी है लागू। धन्यवाद सर। शुक्ला जी अपनी बात रखें। सीपी शुक्ला जी ने हैंड रेज किया है। सर, सभी को बहुत बहुत बधाई सोबे वेबिनार के लिए। और हम ये चाहते हैं सर कि गुरुकुल शिक्षा को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, इसके लिए हम चाहते हैं कि गुरुकुल का क्या गुरुकुल शिक्षा नीति बोरासी सर। अभी मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ, तो जो कुलपति पद होता था उसका गुरु कुलपति मतलब एक परंपरा चली है, नाम चेंज कर रहे हैं, तो गुरुकुल का तो वो हायर एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। तो अब जो आश्रम है, बहुत से मतलब हॉस्टल है, आश्रम है, बच्चे बचपन से, अब संस्थाएं भी तो कर रही है काम इसका। जी, तो गुरुकुल सर ने भी हैंड रेज किया था, हम ध्यान नहीं दे पाए। भाई साहब अपनी बात रखें। एक प्रश्न शायद वसुंधरा जी ने भी हैंड रेज किया था, अगर वसुंधरा जी है तो अपनी बात कर सकती हैं। रानिया सर। जी जी सर, मेरे ख्याल से काफी कुछ डिस्कस हो गया है इस विषय पर, और आने वाला समय बताएगा कि नई शिक्षा नीति कितने जोर शोर से लागू होती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरह से हो पाती है, और उसमें भी सभी स्टेक होल्डर्स की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी रहेगी, और मैं अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। फिर हम इंदू जी का एक हैंड रेज रह गया है, इंदू साधवानी जी छत्तीसगढ़ से कर ले, फिर हम इसको समाप्त करते हैं। इंदू जी। इंदू जी। चलिए तो हम इसको। नमस्कार जी नौवीं कार्यशाला आयोजित करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। मेरा प्रश्न आप लोगों से केवल इतना है सर कि क्या नई शिक्षा नीति में
जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए अलग से कोई प्रावधान है क्या शिक्षा का? धन्यवाद। कौन से बच्चे बताया मैडम आपने? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बच्चे होते हैं तो उनके बारे में कुछ अलग प्रावधान है क्या नई शिक्षा नीति में? हाँ, मेरे ख्याल से सर को उसका इतना आइडिया नॉलेज नहीं है, मतलब उसका। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 3 तरह के बच्चे होते हैं। वो बच्चे जो अपराध से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे जो CNCP हैं जिनको देख रेख संरक्षण की जरूरत है, और तीसरी कैटेगरी जो बच्चे विक्टिम है कहीं ना कहीं। जी, 3 तरह के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्या है, ये पूछना चाहती हैं। जी वसुंधरा जी अपनी बात रखें। नमस्ते सबको, मैं वसुंधरा दिल्ली से। मेरा प्रश्न इनफैक्ट कानूनगो सर के साथ था, तो वो निकल चुके थे, इसलिए मैंने अपना हैंड जो है वो नीचे कर दिया। बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क, ये क्वेश्चन मेरा एक रहेगा कि उन्होंने UN एजेंसीज के बारे में बात की थी। तो UNCRC तो 1989 में आया था, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत पहले ही बहुत सारे अधिकार जो है बच्चों को दे दिए गए थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन कानूनगो सर से ये था, जो मैं चाहूंगी कि CCF की तरफ से भी पूछा जाए कि क्या कारण है कि UN एजेंसीज इतनी हावी हैं डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि वो उनकी बातों को सुनती हैं और उनको डिपार्टमेंट में बैठने के लिए एक जगह भी दी जाती है? मतलब ऐसा क्या है, व्हाई? एग्जैक्टली पॉइंट यही है, इसलिए मैंने माया जी को बीच में रोका था कि ये एक ऐसी चीज है जो शासन स्तर पर, प्रियंक जी के स्तर पर इस पे होना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ काम हो भी रहा होगा, तो ये प्लेटफॉर्म उचित नहीं था इसको इसीलिए मैंने फिर हाथ अपना नीचे कर लिया। हम प्रियंक जी से अलग से आप बात कर सकती हैं, या किसी दिन हम प्रियंक जी के साथ 2-4 लोगों के साथ चर्चा करके फिर इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन सबको, मुबारकबाद। Thank you very much. It was really an hectic day. Since last 4 days, myself and IT team, we are working tirelessly for whole day and night, and finally we have come across. The moment has come, then we have achieved the 100th webinar. So thank you very much everyone. Specifically अनिल जी के लिए हम चाहे तो तालियां बजा सकते हैं, जो लगातार इस वेबिनार में इनपुट्स देते रहे हैं। ऐसा माहौल था 2 कमरे में कि मीडिया भी वाकई में बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, और इनकी टीम ने अच्छा काम किया है। इतने व्यक्तियों को संभालना, इतना साइबर के ऊपर लोड था वो संभालना, और